आप पहले सर्च करो कि इसके अगेंस्ट में कितने केसेस हैं। अगर किसी बिल्डर के अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस रेरा के अंदर है, मोर देन 100, भूल कर भी मत जाओ। अच्छा, जॉब मेरे हाथ में थी नहीं, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुकी थी। मैंने बहुत बार ऐसा किया कि बिना हाथ में आया जॉब छोड़ देती हूँ और फिर मैं सर पिटती, मैंने क्यों छोड़ने हैं, खर्चे कौन देंगे, हम कभी EMI कैसे जाएगी। गाड़ी उसने निकाली और मैं ऐसे करके बिल्कुल विंडो साइड में से बैठ गई, इधर वो ड्राइवर बैठा हुआ है। थोड़ी देर में मैं रियलाइज करती हूँ भाई गाड़ी की स्पीड बहुत धीरे हो गई है, मैं 20-25 की स्पीड और सर्विस लेन में चल रही, हाईवे पे है ही नहीं। तो मैंने ऐसे बैग ऐसे टांग करके ऐसे बैठी थी, क्योंकि आदत थी, बैग मतलब बसेस में जाते थे, कैब्स में जाते तो ऐसे बैग करके बैठती थी। और मैंने इधर से खिड़की से ऐसे देखा तो ही वॉज मास्टरबेटिंग। जब मैं गई ना, भावना से चला नहीं जा रहा था, लिटरली सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तो मुझे एक पैर रख के दूसरे पैर फिर ऐसे ऐसे करके चढ़ पा रही थी मैं। और वहाँ पे क्या मतलब बढ़िया शक्ति है, जब मैं महाकाल के दर्शन करके निकली हूँ, मैं दौड़ रही थी। एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भावना, और आज हमारे साथ है हमारी बहुत ही खास मेहमान और मेरी बहुत ही खास दोस्त पूनम चौधरी। और इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको हमारे आज की पॉडकास्ट में पता चलेगा। तो चलिए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। हेलो भावना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर पॉडकास्ट। थैंक यू। Right now, I'm a realtor. What all I can say, Poonam Chaudhary, alias PC, and Twin PC. Special name given by my special friend Mickey Mehta. Although Bhavna, you know me since long time, 15 साल हो गए तुम्हें मुझे जानते हुए, और आज के दिन में सबको पता है कि पूनम चौधरी मीन्स रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मीन्स पूनम चौधरी। और मैंने अपना मतलब करियर स्टार्ट किया नोएडा रियल एस्टेट से, देन मूव टू गुड़गांव, देन बहादुरगढ़, देन नोएडा, देन दुबई, नाउ बैक टू गुड़गांव। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, बट रियल एस्टेट वाज नॉट माय फर्स्ट जॉब, रियल एस्टेट वाज नॉट माय फर्स्ट सेक्टर टू गेट इनटू। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बी इट जर्नलिज्म, बी इट एडमिन, और अ पेंटर, अ पॉलिटिशियन, काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं। मतलब लाइफ ना बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है। एंड व्हाट पीपल सी टुडे इज लाइक young girl driving nice BMW, but this is not so easy what you see. It's a long story behind this. There is actually a long story full of struggles. तो एक्चुअली में लोग कहते हैं ना यार, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करी है, तो ट्रस्ट में मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है। मेरे तो सच में घुटने छिले हैं। और एक टाइम के बाद मतलब मुझे भी रियलाइज होता है, पूनम को भी रियलाइज होता है, और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं हम उनसे बात करते हैं तो उन्हें उनकी ये कहानी होती है कि मेहनत करनी पड़ती है। भाई देखो आज के डेट में मुझे लाइक पीपल इजली जज मी, यार बहुत जल्दी इसके पास बहुत कुछ है, एंड यू नो शी इज हैविंग द बेस्ट लाइफस्टाइल, शी इज लिविंग लाइक अ किंग साइज। और जनरली लोग सोचते हैं कि यार ये तो पापा ने दिया हो या आपके हस्बैंड ने दिया हो। एक विमेन बीइंग अ वुमेन एंड सेल्फ डिपेंडेंट होना विद ऑल दिस लग्जरीज इज रियली नॉट दैट इजी। एक बार आपको लेकिन किसी भी स्किल्स को डेवलप कर ले तो आपके पास फिर यू नो स्काई इज द लिमिट। जैसे रियल एस्टेट, इट इज ऑन माई फिंगर टिप्स। वो कहीं पर भी आप बरमुडा में भी कुछ लेकर के आओगे तो देयर ऑल्सो आई विल सेल। आई नो बरमुडा में भी रिक्वायरमेंट है, ओशन के अंदर भी रिक्वायरमेंट है, ऊपर चांद पर रिक्वायरमेंट है। लोग मार्स पर घर बेच रहे हैं, लोग क्या कहते हैं वर्चुअल रियलिटी में प्लॉट्स खरीद रहे हैं, लोग मतलब मून पर ऑलरेडी खरीद रहे हैं। जो चीजें हुई हैं तो बेचना आना चाहिए। पूनम, तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे किया? तुम्हारी एस्पिरेशंस क्या थी? तो सबसे पहले तो मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती थी। मैं किरण बेदी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं IPS बनूं। आई वॉज वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज। पापा कभी भी नहीं चाहते थे रियल एस्टेट में, पापा खुद का रियल एस्टेट का काम था। और आज से 15-20 साल पहले अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था, तो उसको ऐसे माना जाता था कि बिल्कुल रियल एस्टेट उस टाइम पे क्या होता था, एक ठेकेदार होता था जिसको आप घर बनाने का ठेका देते थे, वो सारे दिन बैठ के बीड़ी फूकते हुए
अपने लेबर्स पे चिल्लाते हुए, मजदूरी देते हुए, दिहाड़ी देते हुए घर बना दो। ये था इसमें लड़की क्या करेगी। तो धीरे धीरे ये जो सेगमेंट है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हुआ, स्ट्रक्चर्ड हुआ, बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट हब बन गया। तो आज की रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको जिस चीज के मना किया जाए आपको वहीं जाना है। होता है आपको जो काम के लिए मना करोगे ना, आपको एक दिमाग पे हो जाता है कि यार ऐसा क्या है, ये तो नहीं हो जाता है कि क्यों पापा मना क्यों करें, खुद भी तो काम करते हैं, मना क्यों कर रहे हैं, वो चीज है। तो पहले पता नहीं था कि किस तरीके से किस तरफ जाना है, कैसे कहाँ रियल एस्टेट है। उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम पे लिंक्डइन, naukri.com होता नहीं था। उस टाइम पे पेपर में ना इश्तिहार निकलते थे नौकरी के। इट वॉज वे बैक इन 2008। आपको मैं ले चलती हूँ आज से 16 साल पीछे। मेरा 12th का मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट मेरा आया नहीं था और मैं निकल गई नौकरी की तलाश में। बहुत बड़ा रीजन था इसका। पैसे कैसे कोई मारा मारी नहीं थी, मारा मारी थी मुझे शादी से बचना। ठीक है, मेरी दीदी की शादी होगी व्हेन शी वाज 21। उनके 2 देवर थे और भाई हमारे जाटों में होता ना भैया, अगर ठीक है 2-3 बहनें हैं तो 2-3 भाई है तो तीनों को एक ही घर में ब्याह दो, आसान है। तो भाई दूसरा नंबर मेरा था, तो प्लानिंग थी भैया चलो इसकी शादी कर देंगे। अच्छा, मुझे ना डे 1 से ये था कि मैं ना मतलब आई वांटेड टू गेट मैरिड, बट मुझे था कि पहले ना मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊं। अभी मुझे लोग जानते हैं पूनम चौधरी, ठीक है, डॉटर ऑफ अजीत। आफ्टर दैट दे विल नो मी एज वाइफ ऑफ समबडी। बट एक्चुअल में क्या सेल्फ कैसे मेरी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। आई वांटेड टू क्रिएट एन आइडेंटिटी। दूसरा, आई वांटेड टू अर्न मनी, आई वांटेड टू फुलफिल ऑल माय ड्रीम्स, एंड देन आई वांटेड टू मैरी। आई वांटेड टू मैरी whom I love, not because of financial stability or anything। क्योंकि उस टाइम पे देखो यही होता था, अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आज से 15-20 साल पहले लोग शादी करा दिया करते थे। लड़की 20-21 की उसकी शादी करा देते थे। लड़का कमाऊ होना चाहिए, बस सिगरेट दारू बीड़ी ना पिए, कमाऊ होना चाहिए। लॉयल्टी तो उस टाइम पे कोई दूर दूर तक देखता नहीं था, 3 चीजें देखते थे, ठीक है। और ऐसे रिश्ते आते थे, लड़का बहुत शरीफ है जी, दारू सिगरेट के तो हाथ नहीं लगा। लड़का सही पहले में दारू सिगरेट नहीं पीता हाथ। अच्छा, उससे बचने के लिए मैंने कहा भाई घर में शक्ल दिखाई देगी तो शादी हो गई। मैक्सिमम देख लो लड़कियों की जो घर में बैठी हो जाती, शक्ल दिखाई देती है, उनकी शादी हो जाती है। तो मैं निकल गई। अब पहले जॉब मुझे मिलती है भिकाजी कामा प्लेस में, कंप्यूटर ऑपरेटर की, और 3200 मेरी सैलरी। अब भाई वो एक होता ना भाई 17-18 साल की, मेरी नीचे एक आंटी रहती थी हमारे बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर पे थे, 1st फ्लोर पे। तो उसने कहा पूनम तो मतलब पागल है क्या, तो नौकरी के लिए जाएगी, शक्ल देखिए इतनी छोटी सी मासूम से बच्चे, बचपना दिखता है आपके चेहरे पे। एंड शी वाज अ चब्बी गर्ल, वेरी चब्बी गर्ल। आई वाज लाइक ऑलमोस्ट 80-85 kgs। बिल्कुल जो होता है ना, मतलब पढ़ाओ के बच्चे होते हैं, मोटे से, क्यूट से, चश्मुश, ऐसी थी मैं। और मैं निकल गई नौकरी। You used to wear specs also। हाँ, तो 7वां या 8वां दिन था और जी मेरे मैनेजर ने जो है मेरे साथ ही मोलेस्टेड में, ही टच्ड मी इनअप्रोप्रिएटली, और मैं बहुत घबरा गई कि भाई ये क्या है। तो उसने बोला कि तुम ना देखो मेरी बातों को मान जाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें तो मैं रानी बना के रखूंगा। भाई हम तो नौकरी करना इसलिए चाहते थे बिकॉज आई वांटेड टू मैरी समबडी विद लव। मतलब मैं सारी चीजें अपनी कैलिबर पे कमाना चाहती थी। और मुझे डे 1 से ऐसा लगता था कि जितना अगर एक लड़का मेहनत करके आगे बढ़ सकता है तो लड़की भी बढ़ सकती है। तो जो भी मैंने ना हमेशा अपने मन की बहुत सुनी। लोगों ने कहा भी है थोड़ी सी पागल है, मन की बहुत सुनती है, लेकिन मुझे लगता है कि मन की आवाज ना भगवान की आवाज होती है। मैंने मन की सुनी, मैंने नौकरी छोड़ी। अच्छा, घर पे नहीं बताया कि क्या हुआ मेरे साथ, पता चलता अगले दिन ही बांध देते। घर पे तो बता ही नहीं सकते थे ना, वो वेट कर रहे थे। तेरी गलती है, भेजा किसने था नौकरी के लिए। ये तो है ही दुनिया, मतलब चील कौवों की भरे पड़े बाहर, भेड़ बकरी के भेड़ भेड़िए क्या कहते हैं, भेड़िए भरे पड़े हैं बाहर। बचपन में कहा जाता था बाहर निकल के देखो इतने भेड़िए हैं, चील कौवों की तरह खा जाएंगे तुम्हें। तो वो भाई मेरे साथ पहला इंसिडेंट और मैं बहुत घबरा गई। अच्छा, नौकरी तो छोड़ दी मैंने, मैं डेली नौकरी ढूंढने के लिए जाती थी। तो फिर मुझे एक क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम मिला, क्रेडिट कार्ड बेचना होता था, पहली कॉलिंग जॉब। डेली मतलब 100-150 फोन करती थी। उस टाइम पर लैंडलाइन होता था, उसे उठा करके बस ऐसे कान पे रखा रहता था और फोन बस डायल करती रहती। एक दिन में मैंने 3 क्रेडिट कार्ड बेचे, मेरे लिए कैप्टन हुए, मुझे बहुत मजा आया। उस दिन का अपना इंसेंटिव है, मेरे को मजा नहीं आया बाकी का। मैंने कहा दिस इज नॉट, दिस डजंट सूट मी। फिर
मेरे को एक दूसरी जॉब मिली, वो थोड़ी शी वॉज अंडर अ फीमेल बॉस, वो मैंने 9 महीने काम करी थी और थोड़ी स्ट्रिक्ट बॉस, बट आई वॉज सिक्योर। मेरी फर्स्ट ये जो 2-4 इंसिडेंट्स हुए उसके बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई कि मुझे एक फीमेल के यहाँ पे काम करना है, सो दैट आई एम प्रोटेक्टेड, सेफ एंड सिक्योर। तो मैंने उनको चूज किया। अच्छा, एक बार ना एक बार का दिन में आई वॉज स्टैंडिंग ऑन दिस सरोजनी नगर बस स्टेशन, वहीं से शॉपिंग क्या करती थी, एंड दैट पर्सन दैट स्टोरी। तो 100 रुपए की अपनी फुटवेयर, 100 रुपए की जीन्स, 100 रुपए का बैग और 25 रुपए की या 40 रुपए की मेरी टी शर्ट उस टाइम पे सरोजनी नगर में ना ऐसे उस पे रेडी पे मिला करती, चूज कर लो। तो 500 रुपए में ऊपर से नीचे तक टिप टॉप। तो आई वॉज स्टैंडिंग एट सरोजनी नगर बस स्टेशन। उसने कहा कि भाई ये तुम क्या कहाँ रोड से शॉपिंग करती घूम रही हो, देखो तुम्हारे पास आज भी ऑफर है, मेरी बात मान लो, मॉल से शॉपिंग करोगी, गाड़ियों में घूमोगी। तो मैंने उससे कहा सर अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं अपने बलबूते पर ही सब कुछ ले लूंगा, अगर किस्मत में नहीं है ना तो कोई मुझे दे नहीं सकता। आज गाड़ी में बैठूंगी, पता चला आगे जाकर के गाड़ी का एक्सीडेंट, तो मैं इस तरीके से लाइक खुशी कर रही है बहुत बड़ी, पछताएगी। ठीक, मैंने बस भगवान को देखा, मैंने कभी देखो मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं गाड़ी ठीक है। अच्छा, मेरी उस टाइम पे फिर मेरी दूसरी जो जॉब लगी है, जो थोड़ी सी कंसिस्टेंट जॉब जो मेरी थी, इसके अंदर मेरी सैलरी थी 8,500 रुपये और मैंने शिफ्ट कर लिया था लाजपत नगर में, और मेरा 3,500 रुपये कुछ रेंट था, आना जाना 2,000 और खाने पीने का मतलब बाय द मंथ एंड मैं बिल्कुल 0। तो मैं कई बार क्या करती थी, बस में चढ़ जाती थी टीटीसी बस के अंदर और बोलती थी कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास स्टूडेंट पास है। तो एक बार की बात है, मैंने बोला मेरे पास स्टूडेंट पास, उसने कहा दिखाओ पास, मेरे पास तो था नहीं। तो उसने कहा उतरो, उसने मुझे बीच रास्ते में उतार दिया। अच्छा, मैं उतरी ना, उसने मैंने ऐसा कुछ फ्लैट चप्पलें पहनी थी, उसमें ना बहुत सारी पट्टियां ऊपर से बांधी हुई थी, और जहां मैं उतरी बिल्कुल डिवाइडर से, रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है उस साइड मैं मतलब किस तरीके से उतरी मैं कि मैं बिल्कुल वहां पर डिवाइडर के ऊपर खड़ी हूँ, और जिस जगह पे मैं उतरी हूँ वो ना लाल चींटियों का घर था, और बस मैं उतरी और सारे लाल चींटियां चिपट गई मेरे को, और वो फुले मुझे इतना टाइम लग गया, फुले पूरे मेरे पैरों को लाल चींटियों ने खा। ये भी इंसिडेंट था। फिर मेरी दीदी गुड़गांव में रहती थी और मैं वहां पे जॉब देख रही थी, पर मैं अपनी दीदी के घर गई थी उद्योग विहार में। उस टाइम पे ना बड़ा कैप्स का चलन हुआ करता था। मैं सोची थी यार मुझे भी टेलीकॉलिंग का जॉब मिल जाए, कोई मतलब बड़े उसमें कॉल सेंटर में बीपीओ का बड़ा क्रेज था, उसमें सैलरी सीधा 20-40 हाई पेड मतलब जॉब थी वो। तो गुड़गांव की तरफ हमने रुख किया और वहां पे जो है इंटरव्यू देकर के, कुछ जुलाई अगस्त का टाइम था, सीजनल मतलब थोड़ा सा मानसून का टाइम था। मैं इवनिंग में निकली हूँ अराउंड 4 o'clock इंटरव्यू दे करके। तो वहां पे कैब वाला था, मेरे साथ में एक कपल खड़ा था, उसने कहा कि कैब वाले से पूछा कि आप जाओगे राजीव चौक, उसने कहा नहीं जाओ। मैं अकेली खड़ी थी, मैंने कहा यार झाड़सा जाओगे, उसने कहा हाँ जाऊंगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है झाड़सा से मुड़ना हो, तो मैं कैब में बैठ गई। जब कैब में सबसे सेफ सीट होती थी आपके ड्राइवर के बगल, क्योंकि आगे जाके जितने भी यात्री लोग बैठेंगे, पैसेंजर्स आएंगे, पीछे भरते चले जाएंगे, आगे सीट पर एक ही रहेगा, कोई आपके आसपास टकराएगा नहीं। गाड़ी उसने निकाली और मैं ऐसे करके बिल्कुल विंडो साइड में ऐसे बैठ गई, इधर वो ड्राइवर बैठा हुआ है। थोड़ी देर में मैं रियलाइज करती हूँ गाड़ी की स्पीड बहुत धीरे हो गई है, मैं 20-25 की स्पीड और सर्विस लेन में चल रही, हाईवे पे है ही नहीं। तो मैंने ना ऐसे बैग ऐसे टांग करके ऐसे बैठी थी, क्योंकि आदत थी, बैग मतलब बसेस में जाते थे, कैब्स में जाते थे, तो ऐसे बैग करके बैठते थे। और मैंने इधर से खिड़की से ऐसे देखा तो ही वॉज मास्टरबेट, और ये देख करके मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने गाड़ी के अंदर दरवाजा खोला और मैं बाहर की तरफ कूद गई, और मैं रोल करते हुए नीचे गिरी हूँ। मेरी जीन्स थी पूरी फट गई, कीचड़ उस पर लग गया और मैं बिल्कुल घबरा गई। मोबाइल वगैरह उस टाइम पर था नहीं। अब मैं दीदी के घर गई, दीदी ने कहा ये क्या हुआ। अब मैंने सोचा बताऊंगी तो घर बिठा देंगे, फिर झूठ बोला कि मैं गिर गई थी। कि तो भाई इतनी बड़ी होगी फिर भी तो समझती नहीं, गिरती रहती है। तो इंसिडेंट्स हुए, मैंने भी हार नहीं मानी,
उसके बाद एक बच्चे को मैंने मतलब देखा था बस स्टैंड के ऊपर, उस बच्चे को मैंने रेस्क्यू कराया, तो मीडिया ने मेरी बड़ी हेल्प करी। मतलब जब पुलिस भी उसका नहीं दे पा रही थी सही से, मतलब क्या हुआ, वो लड़का एक मतलब न्यूड लड़का था 10-12 साल का, और उसके पेट पे बहुत घाव थे। तो मैं बस का वेट कर रही थी, मैं इरिटेट हो रही थी उस बच्चे से, और उससे मेरी बस लेट होगी 40-45 मिनट, आई नहीं। फिर मैंने आसपास पूछा बच्चा किसका है, कहते बच्चा आज ही बस से उतरा है, पता नहीं किसका। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस उस टाइम पे मतलब आई लगभग पौने घंटे के अंदर। मैंने पुलिस को सारी चीज बताई, उसने कहा जी बहुत बढ़िया आपने काम किया है, हम इसको इसके पेरेंट्स को दे देंगे, और पुलिस उसे लेकर के चली गई। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन का एक केस। अगले दिन मैं उसका पता करने गई, बच्चा कहता है हमने उसके माँ बाप को दे दिया। मैंने कहा यार पुलिस तो बड़ी हमारी क्विक हो गई, 24 आवर्स में माँ बाप को दे दिया। मैंने कहा भाई क्या प्रूफ है, तो उन्होंने बस लिख दिया था नाम। मैंने कहा बच्चे की, अच्छा मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, एंड ही इज अ वेल रिनाउंड लॉयर, सो तो मैं उसकी हेल्प लेती रहती हूँ। तो मैंने उसे बोला भाई क्या करना चाहिए इस केस के अंदर। तो ये टोल्ड मी कि उनकी ना फोटोग्राफ लगती है, उनका एड्रेस लिखा जाता है। तो उन्होंने ना एड्रेस लिखा था ना फोटोग्राफ थी, बस मम्मी पापा का नाम लिखा। और तो इस केस के अंदर यही निकल रहा था कि वो बच्चे को उन्होंने कहीं पे छोड़ दिया। अच्छा मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे एड्रेस दो, मुझे बताओ, नोबडी वाज एंटरटेनिंग। तब फिर मैंने न्यूज चैनल में फोन किया, 3-4 न्यूज चैनल्स को फोन किया, चीज बताई, तो उन लोगों ने कवर किया इस न्यूज को। और मैं बड़ी मतलब खुश हुई कि जहाँ पे पुलिस आपको इंसाफ नहीं दिलाती, मीडिया इंसाफ दिलाते, तो मैंने कहा चलिए जर्नलिस्ट बन। पूनम बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाती है ऐसे प्रोफेशन से। तो हमें लगा कि आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि इसको नुकसान भी होते हैं कई बार। बड़े भुगते हैं नुकसान तो मैंने। तो मैंने कहा जर्नलिस्ट बन। तो भाई हमने जर्नलिस्ट की तरफ रुख किया। अब जर्नलिज्म की तरफ रुख किया, उसमें भी कौन से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें हम लोग स्टिंग ऑपरेशन किया करते थे लोगों का। उसमें हम लोगों ने, मैं और आई वॉज वर्किंग विथ न्यूज़ 24 पहली जॉब में, और वहां पे हमने कुछ लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया। उनको सजा तो हो गई, लेकिन बाद में जो मेरी फ्रेंड थी नम्रता, उसको और उसके बॉयफ्रेंड को स्कूटी पे पकड़ लिया, उनको हेलमेट से बहुत मारा, दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। बॉय आई थिंक बॉय डाइड। मैंने तो अपना कलर वलर सब चेंज किया, बालों का चश्मा चेंज किया, बिल्कुल येलो कलर, पूरे बाल येलो करा लिया, मैं बिल्कुल अंडरग्राउंड, इट वाज वेरी रिस्की। उसके बाद में जो दूसरी इंसिडेंट था वो ये था कि मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स का जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके अंदर आउट ऑफ 10 सिर्फ एक कंपनी को छोड़ दिया, उन्होंने दिखाया नहीं। मैंने कहा इसका क्यों नहीं दिखाया, कहते बिकॉज हमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, वी कैन नॉट रन एनीथिंग अगेंस्ट देम। मैंने कहा इवन इफ दे आर डूइंग रॉन्ग, कहते नो, जो आपको एडवर्टीजमेंट दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उस कंपनी के अगेंस्ट आप कुछ नहीं चला सकते। तो ये सच है कि न्यूज चैनल की भी अपनी कुछ प्रेफरेंस है, एवरीथिंग इज पेड। देखो न्यूज चैनल में आप जो भी एवरी न्यूज चैनल की सैलरीज कैसे निकलती है, कॉर्पोरेट्स उनको पैसा देते, तो वो उन कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट में नहीं चलाते। अब आपने 2 चैनल्स पे अपने एड्स चला ली, तीसरे पे नहीं करे, तीसरे वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे जब तक आप उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें पैसे नहीं दो। तो बेसिकली ये जो मीडिया चैनल्स अपने आए थे जिससे मैं इतनी इंस्पायर हुई थी, बहुत जल्दी मुझे मतलब इनसे ना घिन आने लगी, बिकॉज दे आर फेक। दिखाते हैं, हम सच बोलते हैं, जस्टिस करते हैं, बट वो सिर्फ उसके लिए करते हैं जो इन्हें पैसे नहीं दे पाते। जो इन्हें पैसे देता है वो तो उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते। मेरे पर्सनल मतलब आई हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम PTU, उसमें से मैंने किया हुआ है, और मैंने काफी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम किया था, सेंसिटिव रिपोर्ट्स बनाई थी, कोल स्कैम के ऊपर मैंने काम किया था, जो कभी नहीं चलाई गई है। हाँ मोदी सरकार आई है, एक एक करके सब एक्सपोज हो रहे हैं। बट पुनः मैंने देखा जैसे कि कुछ सेलिब्रिटी है, उनकी न्यूज ये एकदम से चलाते हैं और एकदम से बंद भी कर देते हैं, तो ये इनका एक मनी जनरेट करने का एक इट इज देयर हाइप। आप देखोगे एकदम से न्यूज चली है और वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलती है सर, क्योंकि जितना आप टाइम दोगे वो पैसा उतना बढ़ाते चले जाएंगे, और आज के डेट में ये बिल्कुल उनका बिजनेस बन। मीडिया आज के दिन पे आप मीडिया चैनल्स मैक्सिमम आप न्यूज चैनल्स उठा करके देख लो, नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई उसके पीछे बैठा हो, जो इन्वेस्टर है या स्पॉन्सर है, वो अपने आप को सेव करने के लिए न्यूज चैनल्स को चला रहा है। कि न्यूज चैनल अगर आपके पास में है तो लोग आपसे डरते हैं, आपको एक्सपोज नहीं करेंगे, आप अपनी मनमानी कर सकते हो, लाइजनिंग कर सकते हो, पीछे से होती सारी लाइजनिंग वगैरह। आज की डेट में आप देख लो, जो लोग कभी बीजेपी को बोलने देते थे,
आज वो बीजेपी के गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं, ठीक है। ऑल तो ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बट कॉर्पोरेट्स के अंदर आप देखोगे कि दे डोंट गो इजीली। आप मैक्सिमम देखोगे वो जो भी केसेस दिखाते हैं जात पात के ऊपर तो बहुत जल्दी दिखाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स के ऊपर बहुत जल्दी केसेस दिखाते नहीं है। उसके बाद मैंने भाई छोड़ा, हमने जर्नलिज्म छोड़ अच्छा ड्यूरिंग दिस टाइम आई मेट अ पर्सन जो मतलब हैदराबाद की स्टील एंड आयरन कंपनी के ऑनर, तो वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। तो उन्होंने कहा अपना, जब मैंने कहा भाई आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब और नहीं है मेरे पास में, और भाई अपना तो खर्चा चलता था, मतलब अपनी मतलब अर्निंग के ऊपर, जॉब नहीं है, कैसे मैं रेंट दूंगी, क्या करूंगी। अच्छा मुझे सिर्फ एक डर लगता था, मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो शादी से बचना थी कि घर वापस गई नहीं कि उन्होंने शादी करी नहीं, तो इसलिए मेरे को पूरी मेहनत करनी थी, सारे घोड़े खोलने थे। और मेरे पापा ने मुझे ना एक ऐसा मतलब मंत्र बता रखा था, कहते ना एक कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं आपके पेरेंट्स की, आपके गुरु की, आपके टीचर की, आपके फ्रेंड्स की, जो बैठ जाती है मन में। तो मेरे पापा ने ना बचपन से कहते थे कि बेटा इज्जत कमाओ, पैसा तो कोई बाजार में भी जाके बाजारों भी कमा सकते, इज्जत कमाओ। देयर इज नो लाइफ विदाउट रिस्पेक्ट। आप इज्जत के साथ में इज्जत के 2 रोटी खा करके आप जी सकते हो, लेकिन आप बिना इज्जत के ना पकवान खा करके भी जी नहीं सकते। और वो मुझे बाय द टाइम आई वाज ग्रोइंग मुझे पता चला, जितना मैं बड़ी हुई मैच्योर है, मुझे पता चला कि हाउ इम्पोर्टेंट योर रिस्पेक्ट इज। लोग सुसाइड करते, सब कुछ होता है उनके पास में, बड़ी बड़े जो एक्ट्रेसेस हम देखते हैं, हम लोग सोचते हैं इसके पास किस चीज की कमी, उसके पास रिस्पेक्ट की कमी थी, इसलिए वो लोग नहीं जब को आईने में देख पाते हैं तो दे किल देमसेल्व्स। तो उसके बाद इन्होंने जो बॉस थे उस कंपनी के, इन्होंने मुझे कहा कि आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए जो है ना अप्लाई करो, आप आओ। मैं गई, इन्होंने मुझे पीटीएम की पोस्ट दे दी। अच्छा वो ना जैन थे, बहुत मानते थे जैन, बस उनके गुरुजी थे, उसको बुलाया कि देखो हमने नई हायरिंग करी है, इसको इसका हाथ देखो जरा, बताओ क्या है क्या नहीं। बाय दैट टाइम आई वाज 21, अब 3 साल हो चुके थे मुझे धक्के खाते हुए, और 0 बैंक बैलेंस था मेरा, उधारी थी बस दोस्तों की। ये जो पुराने दोस्त थे मेरे, कुछ पूजा, अमर, ये वही लोग हैं जो 10-10 रुपए मुझे उधार देते थे किराए के लिए, आने जाने के लिए। तो आज भी मेरे ये दोस्त हैं और हमेशा इनको मानती रहूंगी मैं। उस टाइम पर ये मेरे साथ है जब मेरे पास लिटरली ये स्टेज होती थी कि मेरे पास शक्करकंदी खाने के लिए 10 रुपए नहीं होते थे। तो इन्होंने अपने जैन को बुलाया, पंडित जी को बुलाया, उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने कहा कि इसको ना सबसे बड़ी पोजीशन, तो आफ्टर यू शी शुड बी देयर। तो वो क्योंकि मेन हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस था हैदराबाद में, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस था कोटला मुबारकपुर में, दे हैड गिवन मी द पोजीशन ऑफ सीईओ। 21 इयर्स की एज में सीईओ दूसरे की कंपनी में, अपने पापा की कंपनी में तो कोई भी सीईओ बन जाए दूसरे की कंपनी में। अब ये मिराकल दास शनिदेव जी का, ठीक है, गुरु है वो मेरे राशि के। तो उनकी कंपनी थी आयरन स्टील की, तो टीएमटी बार, एंगल चैनल, बीम बेचने की। तो उन्होंने मुझे टारगेट दिया था जी 1000 मेट्रिक टन आपको सेल करना। मैंने कहा जी 1000 मेट्रिक टन? मैंने कहा 1 मेट्रिक टन में कितने किलो होते हैं हमें क्या पता मेट्रिक टन क्या होता है, कितने किलो, एक मेट्रिक टन में 1000 किलो। तो मैं कैलकुलेट करने लगी, इतने लाखों, सर इतने लाखों किलो तो मैं कैसे नहीं बेच सकती। नहीं कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हालत। अच्छा अब मेरा पैकेज था भावना 40,000 रुपए, ड्राइवर, गाड़ी, बढ़िया। अब मैं घर वापस गई और राजाओं की तरह रहने लगी। मेरे को क्या हाँ बे इसने कुछ किया नाना करते करते मैंने 24 घंटे अपने उसके अंदर दिए, वर्क के अंदर दिए। कब गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, लोड हो रहा है, अनलोड। उस टाइम सी फॉर्म बड़ा चला करता था, सी फॉर्म का कहीं पे क्लेश है, कहीं पे चलान, कहीं पे कुछ है। पहला चलान, पहला बे मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाया था, एंड विद इन 7 months आई हैव सोल्ड 1000 मेट्रिक। अच्छा उसके बाद क्या, उन्होंने मुझे एक और कमिटमेंट भी दिया था कि जब तुम टारगेट अचीव कर लोगे हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी दे, इनोवा ऑफिस की दी हुई थी, उन्होंने कहा हम तुम्हें अपनी गाड़ी दे। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी, कहने 1000 नहीं हम 2000 मेट्रिक टन पे देंगे। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने फिर रिजाइन कर दिया और मैं आगे भी अपने घर, मेरे घर वालों ने कहा चलो मुझे शादी करो। फिर मैंने कहा रास्ता तो नहीं है, भागना पड़ेगा। फिर नौकरी के लिए जाने लगे, फिर वापस बस में धक्के खाने लगे। बस में धक्के खाते खाते हम पहुंचे नोएडा। नोएडा में कुछ कंसल्टेंसीज वगैरह में इंटरव्यू दिया। फिर वहां पर जाकर के आई एंडेड अप इन अचनारा। उसमें मैंने स्टार्ट किया अपना रियल एस्टेट का करियर इन 2011।
Ajnara was your best. Ajnara was a very good platform in real estate. Reason being, एक तो रियल एस्टेट कंपनी, ऊपर से इट इज अ मेल डोमिनेटेड एरिया, स्टिल वहां का जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था. मतलब वहां पे ऐसा था कि आई एम वर्किंग विद माई डैड, विद माई ब्रदर्स. बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था. जो तीनों ऑनर्स थे, दे वर वेरी गुड. मतलब इससे कोई भी वेमेनाइजर वहाँ पे नहीं था, और लोग उसे रिस्पेक्ट के नाम से देखते थे. टाइमली सैलरी आती थी, टाइमिंग्स हुआ करती थी, हमारी यूनिफॉर्म्स हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, सेल्स अच्छे से हो रही थी क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बूम पर था. तो वी वर डूइंग रियली गुड. उसके बाद थोड़ा सा ये चीज़ें चेंज हुई. उसके बाद तो बस एवरीथिंग इज हिस्ट्री. फिर मैं अपने बस छलांगे लगाते गई. उसके बाद देन डिफरेंट कंपनी, देन फ्रॉम नोएडा फ्रॉम नोएडा आई वेंट टू बहादुरगढ़. नहीं, फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव टू बहादुरगढ़ में भी व्हेन आई वाज इन बहादुरगढ़, क्योंकि वो 2 टायर सिटी थी, दे लॉन्च्ड 750 फ्लैट्स अफोर्डेबल के. एंड कोविड आ गया और वहाँ के ब्रोकर्स बोलते थे 100 फ्लैट भी नहीं बिकेंगे. तो ऑनर ने बोला कोई नहीं है, 3 साल में बिक जाएंगे, 3 ड्रॉ करेंगे, नहीं बिकेंगे फर्स्ट का फर्स्ट देंगे, आराम से बेचो, कोई दिक्कत. बट बिकॉज आई वेंट देयर एज अ सीनियर वीपी, मुझे भी था कि यार ये पीपल हु आर टॉकिंग अगेंस्ट मी, हु आर कमेंटिंग ऑन मी कि भाई आई है, जिस स्पीड से आई उस स्पीड से चली जाएगी, हम भी देखेंगे कितने सेल करेगी, क्या है, बस लेकर के आ गए. तो बहुत ईजी होता है. आप एक वुमेन हो और आपको एक बड़ी पोजीशन मिल जाती है ना, तो लोग बहुत जल्दी ना ये कमेंट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज शी इज अ वुमेन. इसने गलत तरीके से यहाँ पर इसने कुछ किया है. Easy for women to get this position. वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमेन. से देखो, कहते ना जौहरी को हीरे की पहचान हो, तो वो जौहरी उन्होंने पहचान कर ली. अब वो जो कंपनी थी, जो फर्स्ट कंपनी थी रियल एस्टेट की, उसने तो पहचान के लिए बुलाया ना जौहरी को. उससे मेरा हाथ देखा, बोला सीईओ बनाओ. बट वो जो तुम हाथ देखा और उन्होंने बोला ना, मैं उससे पूरा एग्री करती हूँ, क्योंकि तुम जिसकी लाइफ में आती हो ना, वो कुछ ना कुछ कर जाता है. हमारे को देखो, अरे इतना बड़ा प्रेसिडेंट बन गया हुआ आज की डेट में ना, हमारा अपना चैनल स्टार्ट हो गया. योर मैरिज वाज लाइक अ बिगेस्ट, and I have seen people around you growing. मतलब नहीं, नॉट एवरीवन. अगर जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं वही ग्रो करते हैं, जो मेरे बिहाइंड मुझे अच्छा एनर्जी डालती हो, then इसलिए तो keep only positive people around. You see me, you don't see me often, doing party और आज नए friends. I don't make new friends. मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको एक नए लोग, अच्छे लोग मिलते हैं, तो you use your energy for their growth. मैंने कभी खुद से पंडित को अप्रोच किया है कि मैं खुद का जानूं कि क्या है? हाँ, मैंने बहुत बार किया है. मैं बीच में मेरे महाकाल गई थी, मैं महाकाल उज्जैन जब मैं गई थी, बहुत मतलब महाकाल उज्जैन की मैं कहानी बताती हूँ. वहाँ पे मेरा अभी ना लाइक 31 दिसंबर 2024 में मैं गिर गई थी, और 2-4 बार गिरने की वजह से मेरे यहाँ पे नी में इंजरी हो गई थी, बहुत सीवियर इंजरी हो गई थी, जो मुझे पहले लगा कि प्लास्टर है, लेकिन प्लास्टर नहीं था ये. तो उन्होंने कहा एमआरआई करेंगे, शायद आपका लिगमेंट टिश्यू ब्रेकडाउन हो गया है और उसकी सर्जरी हो. अच्छा, जॉब मेरे हाथ में थी नहीं, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुकी थी. मैंने बहुत बार ऐसा किया कि बिना हाथ में आया जॉब छोड़ देती हूँ, और फिर मैं सर पिटती, मैंने क्यों छोड़ दिया, खर्चे कौन उठेंगे, हम मेरी EMI कैसे जाएगी. और लगता है कि मैंने ना जीवन में बहुत बुरा ऐसा किया, और ये कम से कम मैंने 10 बार किया है. But luckily you have good friends. लेकिन हमेशा आई हैव गुड फ्रेंड्स. मेरे को अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट रहता है. दे आर माई लाइक द बैकबोन्स. मतलब मैंने कहते ना, चुन चुन करके मैंने हीरे अपनी लाइफ में लगा रखे से ये एक अंगूठी है, इसमें जो हीरे लगे हुए हैं, इसी तरीके से मेरी लाइफ के अंदर मेरे दोस्त मेरे हीरे हैं. एंड यू आर वन ऑफ देम. जिसने मुझे इलेक्शन के टाइम भी कहा था कि देखो मैं मेरे पास 40,000 की इनकम है, लेकिन 25,000 मैं तुम्हारा डेफिनेटली दे दूंगी. दैट ऑल आई रिमेम्बर. कि उस टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक कोई ऐसा कहने के लिए मिल जाए कि आई एम देयर. सो हुआ ये कि जब मेरा ये इंजरी हो गया, और उस टाइम पे उसने कहा कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, और मुझे समझ में नहीं आता क्या होगा. अब चलो, तो मेरा एक फ्रेंड है विक्रम, वो उसको महाकाल जाना था, उसने कोई प्रार्थना करी थी, वो किसी केस में जेल चला गया, तो बाहर आया, उसने कहा महाकाल जाना है, पीसी चलेगी महाकाल. मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे महाकाल, को नहीं, बिल्कुल मना नहीं कर सकते. वहां गए. जब मैं गई ना, भावना मुझसे चला नहीं जा रहा था, लिटरली सीढ़ियां चढ़ने के लिए तो मुझे एक पैर रख के दूसरे पैर फिर ऐसे ऐसे करके चढ़ पा रही थी मैं. और वहां पे क्या मतलब बढ़िया शक्ति है. जब मैं महाकाल के दर्शन करके निकली हूँ, मैं दौड़ रही थी, लिटरली आई वाज रनिंग.
वहां पे मुझे एक पंडित जी मिले, हम पंडित जी के साथ कचौरी खाने के लिए बैठे, तो वहां पे एक और ज्योतिषी थे, वो वैसे जेई भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई, और मैं अपने बारे में पूछती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा शनि देव जी, हनुमान जी है, और किस तरीके से आपको अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली के हिसाब से ड्रिंक करना मना है, नॉनवेज खाना मना है, तो इन चीजों को ना हमें करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। दीज आर लाइक जैसे किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है तो उसके लिए मीठा खाना मना है, किसी को कोविड है तो उसको मतलब बाहर जाना मना है, किसी को जुकाम है तो ठंडा खाना मना है। तो इसी तरीके से हमारे प्लैनेट्स भी होते हैं कि अगर कोई दशा खराब है, कुछ आपको दोष है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीजें आपके लिए प्रोहिबिटेड होती है, एंड यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट कंज्यूम दैट। तो अगर सपोज आपको जुकाम है, आप ठंडा खाओगे तो बढ़ेगा ही, मजा तो आ रहा है खाने में लेकिन जुकाम तो बढ़ेगा। तो उन चीजों को लेकर के उन्होंने मुझे बताया, आई कीप आस्किंग ऑन ऑन लाइक टाइमली बेसिस, कभी 2 महीने 3 महीने में, हफ्ते में, कभी मैं परेशान होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, तो आई कीप आस्किंग देम कि भाई क्या है क्या नहीं है। वैसे तो मैं खुद भी अपनी चीजें कुंडली देखती रहती हूँ, काफी हद तक उसके अंदर होती है चीजें, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है एक तो आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज तो मैंने अपने सीखी अभी रिसेंटली, कभी भी ना किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि आप अगर किसी की बुराई करते हो ना तो आप उसका बहुत भला करो। अगर किसी ने सपोज किसी ने मर्डर किया है और उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ये, और सपोज इसका दंड उसको 100 करोड़ से मिलेगा, और 100 लोग बैठ करके उसकी बुराई करें तो वो 0 हो जाएगा उसका दंड, क्योंकि सब में बट जाएगा। तो बुराई करने से हमेशा बचे। अभी कल परसों ही किसी ने ऐसे बात करने लगे किसी रियल्टर के बारे में, तो उसने कहा अच्छा उसके बारे में और बताओ। मैंने कहा गॉसिप करना है, लेकिन मैं ना बात नहीं कर सकती किसी के बारे में भी, क्योंकि अगर मैं किसी की बुराई आपको बताऊंगी तो मैं उसका दोष खत्म कर रही हूँ खुद के ऊपर ले, तो ये चीज हमें कभी नहीं करनी चाहिए। बट पूनम एक चीज मुझे बताओ, जैसे तुम्हारा स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन है वो कब आया? जैसे स्टार्टिंग में तो तुम्हें बस जॉब करनी थी या फिर घर वालों शादी से बचना था, ये वाला है कब लाइफ में? फिर बचपन में क्या हुआ था, मैं आई टेल यू भावना, आई एम नॉट श्योर मैंने तुम्हें बताया कि नहीं बताया। बचपन में कहते ना माँ इसके अंदर माता आ गई, तो आई वॉज वेरी यंग, अराउंड 6-7 ईयर ओल्ड। तो मतलब बचपन से लाइफ थोड़ी सी ऐसी रही थी कि आई वॉज वेरी मच नॉट वेलकम्ड इन फैमिली। मैं हमेशा से थोड़ा आइसोलेटेड थी, पढ़ाई की तरफ ध्यान रहता था मेरा ज्यादा, मेरे को स्कूल ही पसंद आता था, घर ज्यादा पसंद नहीं आता था मुझे। तो you told me you were third girl child, तो parents were not very much interested. हाँ, मतलब माय फादर वाज वेरी मच विद मी, उनका तो उन्होंने कभी किसी चीज के मतलब बायस्ड रहे नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी गुड इनटू स्टडीज। लेकिन हाँ, मदर साइड से मुझे कभी भी मतलब आई वाज नेवर फीडेड बाय माय मदर। तो बचपन से बहुत मैंने तो पहले कहते ना दुनिया में आने के लिए बहुत वो किया, स्ट्रगल किया, उसके बाद बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। तो मेरी दादी माँ ने मेरे को अपने साथ रखा था, तो शी यूज्ड टू फीड मी विद कॉटन ड्रॉप्स, क्योंकि माँ का दूध मुझे मिला नहीं, एंड आई सर्वाइव्ड। तो मेरे पापा ना बचपन से मैंने देखा था, पापा माता रानी की बड़ी पूजा करते थे, और मैं माँ काली की पूजा करने में ना मुझे आनंद आने लगा। मैं माँ काली की बहुत पूजा करते थे, और बैठ करके मैंने ना उन्हीं को अपनी फैमिली बना, ये मेरी माता रानी है, ये मेरे मतलब भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरी भाभी हैं, और मेरे ऐश्वर्य रूप परिवार मेरा था, और मैं उन्हीं से बातें किया। तो एक टाइम था मतलब इट वाज आई गेस मार्च, आई वाज 6-7 ईयर ओल्ड, और मैं भगवान जी के साथ बैठ के बातें कर रही थी, और मेरे सारे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। तो जिस रूम में मंदिर था उसी रूम में ऊपर ना एक बेड था, जिसके ऊपर सब बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे, मेरे भाई बहन और जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे थे। और मैं भगवान से बातें कर रही थी, लिटरली ऐसे कि हम लोग जैसे हम बातें कर रहे इस तरीके से मैं उनसे बातें कर रही थी। हाँ, ये तो भगवान की बात है, तो मेरे को सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। और लोगों ने मुझे बोला क्या फंड कर रही है, क्या फंड करे, क्या फंड करी, ऐसे ना बोलने लगे, मजाक करने लगे। तो कुछ टाइम के लिए मैं ऐसे बैठी, मैंने आंखें बंद करी, और मुझे मतलब शिवजी जैसे शांत बैठे हुए, शिवजी के अवतार में माँ काली मुझे दिखाई दी, और बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखों के साथ में। जैसे मैं उठी, उसके नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स क्या हुआ मुझे याद नहीं है। फिर थोड़ी देर के अंदर मम्मी घर उस रूम के अंदर आती है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, हमने भगवान को बुरा नहीं कहा, हमने भगवान को बुरा नहीं कहा, बहन माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, सब कोने में चले गए हैं।
और मैंने देखा मेरा एक पैर पाँव के वो एक पाँव मतलब बेड के ऊपर, एक नीचे, और मैं ऐसे करके आ रही हूँ, तुमने मेरे भगवान को बंदा कहा, तुमने मेरे भगवान को बंदा कहा, और बिल्कुल ही ऐसे मतलब ना जैसे दिखाते हैं, लाल आंखें, मुंह ऐसा बिल्कुल लाल, इतना गुस्सा। और एकदम से क्या हो, जैसे मम्मी आई और मेरे को हाथ लगाया, ऐसे कहा आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। फिर उन्होंने बताया कि क्या हुआ। तो उसके बाद हम लोगों का ना जगराता था, मेरे 1-2 साल के बाद में हम लोगों ने जागरण कराया। तो जागरण में मेरी छोटी सिस्टर को माता रानी बनाना था, उसको तैयार भी कर दिया, लेकिन वो जो शेर बना था, शेर को देख के वो घबरा गई। तो उन्होंने कहा कि ना हम इसको बना। तो माता रानी ने भी चूज किया था कि किसे बनाना है, और मुझे बनाया माता रानी, और मैं वो बनी थी। और उसके बाद जब मैं घर से निकली थी ना, तो मेरे घर से शायद मैंने 1-2 जोड़ी कपड़े लिए थे, और मैंने माता, तो मेरे जो जिंदगी है ना वो बचपन से ही मतलब माता रानी को मैं साथ लेके गई हूँ लाइफ में। जब बीच में मैं 1-2 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए माता रानी से दूर रही हूँ, मेरी जिंदगी का जहन्नुम था। और मैंने ये देख लिया कि देयर इज मतलब एवरीथिंग इज इल्यूशन, ये एक्चुअल एनर्जी सोर्स है। आप कितना ही महंगा मोबाइल ले लो, कितनी ही बढ़िया जगह पे रख लो, लेकिन अगर उसका चार्जर उसके साथ में नहीं है ना, तो कभी काम नहीं करे। तो ये चीज मैं मानती हूँ, और आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ कि वापस से मैं अपने उससे ईश्वर रूप परिवार के साथ में, और माता रानी मेरे साथ में, तो सारा क्रेडिट उनका ही है। और ये ही मेरी पर्सनालिटी है, जो लोगों को जनरली एज्यूम कर भी नहीं सकते कि ये लड़की ये सब बातें कर सकती है, who looks like a mod, ये तो पार्टियां करती होगी, रात को पिटती होगी, क्लब्स जाती होगी, और ये कहाँ भगवान जी की बातें कर रही है। हनुमान चालीसा मैंने 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर पढ़ी हुई है, 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर। वीडियो भी है मेरे पास। मैंने ऑफिस में अभी रिसेंट ऑफिस में उन्होंने कहा कि भाई तुम लेट हो, तुम गाना गाओ या कुछ डांस करके दिखाओ। मैंने कहा मैं हनुमान चालीसा गा सकती हूँ 1.5 मिनट से पहले। और वो मैंने, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की एक तरीका होता है, सामने हनुमान जी की मतलब मूर्ति होनी चाहिए, और आप मतलब एक सही पोजीशन में बैठ करके ये मतलब मंथन कर सकते हो। तो फिर वो चीज रही है, इस तरीके की मेरी जर्नी रही है। तो जो बहादुरगढ़ में मैं वापस से बहादुरगढ़ आ जाते हैं, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई वांट टू सेट अ बेंच मार्क। मैंने कहा कंपनी में तो मुझे काम करना नहीं, क्योंकि वो वहाँ के लोग, वहाँ की मेंटालिटी सब बहुत ही ज्यादा मतलब बैकवर्ड थे, और बीइंग अ फीमेल सबको ही लग रहा था कि लड़की है इसलिए यहाँ है, लड़की है इसलिए VP, लड़की कोई भी मतलब। मैंने कहा भगवान मतलब मैं ठीक है, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था सेल्स का, लेकिन मुझे प्रेशर था मेरे नाम कि मैं यहाँ हूँ, मेरी काबिलियत से। उससे पहले मेरे को जो उसका CMD था, मेरे को प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने के लिए बोल चुका था, मैं दे चुकी थी। और अब जब मैं गई वहां पर, तो बस मैं माता रानी से डेली ये बोलती थी कि माँ जैसा भी है मतलब आई विल डेफिनेटली लीव दिस प्लेस, लेकिन आई वांट टू सेट अप अ बेंच। ये जो जज कर रहे हैं ना कि आई एम हियर बिकॉज आई एम अ वुमन, आई हैव टेकन डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ वुमन, ये गलत, इनकी सोच को गलत प्रूफ करना है। एंड दैट वाज कोविड टाइम, तो भावना क्या होता ना, हमने आई जॉइन दैट इन अक्टूबर, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोविड आया था। उससे पहले मैं अपने 2-3 BHK की सारी यूनिट्स 750 यूनिट्स बेच चुकी, मतलब अफोर्डेड। यहाँ पे गुड़गांव में सिग्नेचर वही सेम प्राइस पे दे रहा था, वहां पर कोविड में सेल्स हो रही थी। कोविड में तो मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा है, 1 अप्रैल को हमने 1 BHK यूनिट लॉन्च कर दी। कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, 200 यूनिट थी, और उसमें ना विंडो पीरियड मिलता है कि इतने टाइम आपको हमें रिपोर्ट बना के देनी। 200 यूनिट थी, तो मेरे CMD ने बोला मैडम 200 यूनिट है 1 BHK की। मैंने कहा सर हो जाएगा, ठीक। मैं बड़े कॉन्फिडेंटली हो गया और मैंने काम शुरू कर दिया, बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन द सेम प्रेमिसेस, सेम सोसाइटी। उन्होंने मुझे 1 तारीख को बुला लिया, हर जगह तो लॉकडाउन लगा था, लोग आ जा नहीं सकते थे। वो एक ऐसी जॉब थी जिसके अंदर मैंने 16 से 17 घंटे काम किया विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी, जिसके अंदर ना ही कोई इंसेंटिव था, सिर्फ फिक्स सैलरी थी। वही वहाँ के लोगों को पच नहीं रही थी, बहुत ज्यादा है। 750 मैंने पहले अपनी ये बेच दिए, फ्लैट्स विद 5% चेक इन अकाउंट। अब ये 200 यूनिट लॉन्च कर दी। तो एवरी डे CMD यूज्ड टू आस्क आज कितने बिके। मैंने कहा सर आज कुछ नहीं। इट वाज 7th डे, और उन्होंने कहा कितने बिके। मैंने कहा सर 2 बिके। मैडम 200 फ्लैट हैं, 30 दिन है, 7 दिन हो गए आपके पास, सिर्फ इतने आए हैं, आप कर दे बिग जैम। तो मैं ना बड़ा इरिटेट हो गई। मैंने कहा सर या तो मेरे से रिपोर्टिंग ले लो या मेरे से रिजल्ट ले लो।
वो भी थोड़ा सा मुझे लगा ये, बिकॉज अब तक मैं आपको दे चुकी हूँ 2 BHK 3 BHK सब बेच चुकी हूँ। कोविड है, वेट एंड वॉच है, सब चले गए थे कि पैसा लगाए ना लगाए क्या है, सब सिचुएशन खराब हो गई थी। क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मुझे टाइम, तो जो टाइम मैं ले रही थी मैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ले रही थी कि अब मेरे को नए इस पैंडेमिक को, इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि 7 दिन हो गए, 2 चेक्स आए हैं, ऐसे कैसे चलेगा। मैं कहा सर या तो मुझसे आप रिपोर्टिंग ले लो डेली की, या फिर मुझसे रिटर्न। नहीं बिके तो चल, मैं परेशान हूँ। मैं कहा सर नहीं बिके तो क्या करूँ, ऐसा करो आप मेरी 1 महीने की सैलरी रख ले। उन्होंने कहा नहीं 1 महीने की नहीं, मैं 3 महीने की सैलरी रखूंगा। मैं ऐसे कहते, लेकिन रीजन है इसका, अगर बेच दिए तो 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा भी। 30 अप्रैल को 202 फॉर्म्स विद चेक उनके हाथ में थे और उन्होंने मुझे 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी दी। तो दैट टाइम आई हैड प्रूवन टू एवरीबडी, जितने भी लोग बात कर रहे थे ना, जो आपके बारे में जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग आर्टिकल लगा रहे हैं, जितने लोग गॉसिप कर रहे हैं, किसी को जवाब मत दो। द बेस्ट way to answer is your success. The best revenge is massive success. सबके मुंह ऐसे सील हो गए थे, ये इस लड़की ने क्या कर। शुरू में जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई थी सीएमडी से मिलने के लिए, उनके एक पार्टनर थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि एक स्क्वायर यार्ड में कितने फुट होते हैं। तो उस टाइम पे मैं इलेक्शन वाले जोन से निकली थी। आई प्रिपेयर्ड फॉर 2019 इलेक्शंस फॉर एमएलए कैंडिडेट। तो मेरे को याद नहीं कितना, तो उन्हें भी लगा ठीक है भाई साहब देख लो। एंड आफ्टर दिस टाइम ही वाज द सेम मैन। उन्होंने कहा मैडम आप हमारा भी लग्जरी बेचो। तो मैंने कहा मैं लग्जरी बेचूंगी, लेकिन जिस दिन से मैंने कहा इस प्रोजेक्ट पे करना शुरू कर दिया, आपके पास कहीं से भी चेक आए, मेरा उसके अंदर इतना % कमीशन फिक्स। 2 महीने का 3 महीने उसके भी आराम से 10-15 यूनिट हमने निकाल दिया। तो इस जर्नी के अंदर मैंने ये चीज देखी, दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि there are no limits, limits only exist in mind। मैंने लिमिट सोची ही नहीं, मुझे नहीं पता था कैसे होंगे सेल्स, मुझे नहीं पता था नया मार्केट है। जब नए मार्केट के लोग ही आपको बताएंगे कैसा मार्केट है, क्या चल रहा है, कहाँ किस चीज की डिमांड है, किस चीज की नहीं, ये सर्वे कराए जाते हैं। वहां पे मैंने सर्वे जब किया तो उन्होंने कहा मैडम 100 फ्लैट नहीं बिकेंगे, यहाँ पे तो 25 लाख एक्स्ट्रा देकर के बंदा घर ही ले लेगा, मतलब प्लॉट ले लेगा, अपना प्लॉट और अपना आसमान। उनको तो ये चीज चाहिए, उनको हाई राइज में लेकर के जाना इज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद हमारा तो नाम बस हिस्ट्री में लिखा गया कि एक मोहतरमा आई थी और इस तरीके से बेचवाच करके चली गई। 7 महीने सब लोग कहते हैं कि छोड़ क्यों दिया उस कंपनी को। अब मैं क्या करती हूँ, उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनका दूसरा प्रोजेक्ट आने में कम से कम 1 साल था। खाली नहीं बैठ सकती ये लड़की। खाली नहीं बैठ सकती, तो मुझे बोलो कि ठीक है पैसे दे दो तब भी ये खाली नहीं बैठेगी। तुम बोलोगे भाई खाली बैठ जा, तुझे मैं महीने का मतलब 1 करोड़ देने, मैं नहीं बैठ सकती। आई जस्ट कांट डू। 1 हफ्ते में ये पागल हो जाएगी। क्या हो रहा है? छुट्टी मिल जाए रेगुलरली बैक टू बैक तो मैं पागल हो जाती हूँ। मेरे को डिप्रेशन हो जाता है यार, ऑफिस कब खुलेगा। तो वो बहादुरगढ़ था जिसके अंदर मैंने एक अपना बेंचमार्क सेट किया, छोड़ दी नौकरी। अच्छा वो भी मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, वैसे तो मेरा प्लान था आराम से कोई दूसरी नौकरी हाथ में आएगी फिर छोड़ूंगी, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब एक्चुअली क्या है ना, देखो आप मेरे पास जैसे अशरार जैसी अच्छी कंपनीज के साथ भी मैंने काम किया है। पूर्वांचल वाज अ वेरी गुड कंपनी जिसके साथ मैंने काम किया है, वो दोनों ही बहुत बढ़िया कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप जो करना चाहो कर सकते। इट गिव्स यू एवरीथिंग, इट गिव्स यू नेम, फेम, मनी, it gives you infamous name, it gives you different kinds of names, it gives you comments, gossips, bad name. Is it give equal opportunity to girls? It is very much equal opportunity for women, but the thing is, देखो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एक फीमेल कब भूल जाना पड़ेगा कि यार फीमेल, आपको उसको एडिशनल कैसे यूज कर सकते। Being a female, how do I use myself? When I am with people, I believe that मेरी जो एक जो भी स्टेटमेंट रहती है कंपैरेटिवली टू अ मैन, एक फीमेल को हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आई मेक श्योर कि जिस भी बिल्डर के साथ मैं काम कर रही हूँ उसका एक अच्छा इंटेंशन हो
सो दैट मैं अगर आगे किसी को सेल कर रही हूँ, उसको कोई चीज बता रही हूँ और वो मेरे बातों में आकर कोई चीज परचेज करे तो कल को ये ना बोले कि मैंने तो भाई मैडम की बातों में आकर के लिया था और मैं फंस गया। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि कभी भी मेरे ऊपर कोई एलिगेशन इस तरीके का ना लगे, ठीक है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर बिल्डर के साथ मैं अच्छे काम करूँ, इसकी इंटेंशन अच्छा। रियल एस्टेट के अंदर ना देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल्डर। एक बिल्डर होता है जो गलती से डिफॉल्टर हो जाता है, एक होता है जो इंटेंशनली डिफॉल्ट करने के लिए आता कि जी मैं आया, मुझे प्रोजेक्ट लॉन्च करना, मुझे पैसा कमाना है, मुझे भाग जाना है, मुझे देना है। क्या होगा अगर अपने मैंने कमा लिए, मैंने 50-60 करोड़ कमा लिए और अगर उसके लिए 2-3 साल जेल जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे। ऐसे इंटेंशन के भी हैं, ओ आकर के ना बिल्कुल ऐसे हवा बना देते हैं। एज ए कस्टमर मैंने देखा है ऐसे होता है कि आप गए हो, फ्लैट लेने गए हो, वहाँ पे एक स्टाफ है अच्छे खासे, उन्होंने वादे कर दिए हैं आपसे, और जब आपका फ्लैट तो 2-3 साल के बाद मिलेगा तब तक स्टाफ चेंज हो जाता है, फिर आप इसी के लिए जो बायर है ना उसको देखो 2 चीजों के ऊपर बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। एक तो उसको ब्रांडिंग के ऊपर नहीं भटकना चाहिए कि ब्रांडिंग है कि आपको ना एक किसी कंपनी का नाम हर जगह सुनाई दे रहा है, हर जगह बज रहा है उस ब्रांडिंग, मतलब लेकिन और आपने इसी वजह से कन्विंस होकर के ले लिया। देखो जो ब्रोकर आपको लेकर के जाएगा उसको अपने ब्रोकरेज मिलेगी, 10% हमने पेमेंट दी, आपने फिल्टर बाय एग्रीमेंट कराया, उसकी पेमेंट रिलीज होगी, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं। जो स्टाफ है, सेल्स स्टाफ है, वो वहां पे 6 महीने रहेगा, साल भर रहेगा, 10 साल रहेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। आपके घर की गारंटी देने वाला सिर्फ बिल्डर। और ये आपको खुद को आज के दिन में तो इतनी सारी चीजें हमारे पास में, थैंकफुली वी हैव रेरा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन। आप पहले सर्च करो कि इसके अगेंस्ट में कितने केसेस हैं। अगर किसी बिल्डर के अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस रेरा के अंदर है, मोर देन 100, भूल कर भी मत जाओ। सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म यही मिल जाता है। इसके बाद भी अगर आप आंख बंद करके जा रहे हो तो फिर तो कुएं में गिरने वाली बात है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने नाम सुना है। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके आप ब्रांडिंग नहीं देखते हो, बहुत ज्यादा नाम नहीं सुनते हो, लेकिन वो ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपको दे। अच्छा, कुछ आप ब्रांड्स देखोगे कि डिलीवरी तो दी है उन्होंने 1-2 साल लेट होकर के, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और भी पुअर है। आई रिमेम्बर उस टाइम पे हम पूर्वांचल रॉयल सिटी बेचा करते थे और साथ में प्रोजेक्ट था अमरपाली की पोजीशन हमसे 6 महीने पहले थी और रेट हमारे पूर्वांचल के उससे कम से कम 2,000 रुपए ज्यादा। तो लोग बोलते थे मैडम अमरपाली इतना बड़ा ब्रांड है पूर्वांचल का, तो हमने नाम नहीं सुना। जितने भी लोगों ने अमरपाली लिया सब रो रहे हैं, और जितने भी अफोर्ड कर सकते थे, बेच बूझ करके अफोर्ड कर सकते थे और पैसा लगा करके पूर्वांचल में शिफ्ट हुए। और पूर्वांचल रॉयल सिटी आज में एक बहुत बड़ा मतलब कि एक नाम है, और पूर्वांचल ने नाम सिर्फ और सिर्फ अपने काम से कमाया। उसके आप ब्रांडिंग ज्यादा नहीं दे, वो क्योंकि काम कर, जो इसके अंदर वेट होती है ना वो कम बचता है। कितना एम्प्टी वेसल मेक नॉइस, जो खाली बर्तन होगा उसके सिक्का डालोगे छन 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 करेगा, लेकिन आप जब नोट डालते हो ना तो कभी आवाज नहीं कर। तो ये रियलिटी जो पुरानी हमारी कथाएं थी ना बहुत सच है। आज के दिन में लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आप सुबह से शाम तक रील्स चलाओ, मीडिया खरीद लो, होर्डिंग लगवा दो, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, रेडियो पे चलाओ, बंदा कन्विंस हो जाएगा। और नहीं कुछ है तो अच्छा कोई ब्रांड एम्बेसडर रख लो, कुछ भी बेचो, सब बिकता है, बेचने वाला चाहिए। लेकिन बीइंग अ बायर आप कितने समझदार हो, आपके कितनी सद्बुद्धि है। अच्छे लोग बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, अपनी आंख बंद करके ब्रांडिंग के पीछे भागते हैं कि जी इसका नाम बहुत सुना है, इस बिल्डर का नाम नहीं। सर भैया तुम्हें नाम क्या करना है, तुम काम देखो ना। आजकल इतने सारे नए लोग आए, हर दिन अभी देखो महिरा वाले का केस हो गया, अंदर चला गया महिरा, सब लोगों का पैसा चला गया। अच्छा, कुछ एथिकल डेवलपर्स थे जो गलती से चले गए, जैसे जेपी वॉज वेरी एथिकल, उसने कभी भी जानबूझ करके गलती नहीं करी। उसकी ड्यू टू सम सिचुएशंस, मार्केट सिनेरियो की वजह से चीजें खराब हुई, अदरवाइज वो भी बहुत अच्छा बिल्डर था, अनइंटेंशनली चीजें उसकी खराब हुई थी। बट जैसे अम्बरपाली है, सुपरटेक है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने तो मतलब ऐसा था उस टाइम पे रेरा था नहीं, अबे 1 केस आ रहा है, 2 केस आ रहा है, उनको तो ऐसा था ये 100 केस रखेंगे, वो तो परेशान होगा। अब सोचो कोई अपनी EMIs वगैरह करा करके मिडिल मैन कोर्ट कचहरी से बचना चाहता है, कोई केस करेगा, इसको तो क्या करना है, एक अपना वकील रख लेना है, उसको नौकरी पे रख लेना, वो सारे दिन चक्कर काटेगा, उसका काम है चक्कर काटने का। परेशान बायर होता। लेकिन हर चीज की ना अति होती, जब वो सीमा की अति हो जाती ना तो फिर भूकंप आता है। तब ये जो डिमोलिशन हुआ था सुपरटेक का, उस टाइम पे जज ने कहा था कि ये जो
अरोड़ा जी है ना, ये आंख कान नाक मुंह से हर जगह से चोर नजर आते हैं, इनको 1% का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और दोनों ट्विन टावर्स का डिमोलिशन हम सब ने इसको बनाने में इन्होंने सालों लगा दी। अरे करा लेंगे पास, लैंड आपका पास नहीं है, हाइट आपके पास नहीं है, बनाए जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हो कि एक बार बन गया तो कौन ही तोड़ने आ रहा है। ये assumption थी, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। करा लेंगे पास, पैसा देगा अपना, हो क्या। लेकिन वक्त बदलता है, वक्त बदला, मोदी जी आए, योगी जी आए और ऐसा इनको सबक सिखाया, वो जरूरी था एग्जाम्पल, पता है, सो दैट वो सिर्फ उसके लिए नहीं, उन सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जो ये सोचते हम करा लेंगे हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से जवाब दिया है कि अब हो जाएगी वाली गवर्नमेंट नहीं है, अगर सही हो तो ही होगा, वरना तुमसे कभी नहीं होगा। तो ये रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के में रियल एस्टेट जो इतना बूम पर है, ये भी मैंने देखो 2016 में जब आपका डिमोनेटाइजेशन आया था, रेरा आया था, उस टाइम पे मार्केट बिल्कुल श्रंक हो गया था। उस टाइम पर भी मैं मार्केट के अंदर थी, 2011 में बूम पर था, वो भी देखा है। और फिर थोड़ा आपका स्लो डाउन 2016-17 स्लो डाउन, फिर कोविड में तो मैंने कहा था कि भाई रियल एस्टेट इज द ओनली एसेट पीपल विल बाय एंड ये जाएगा ऊपर, बिल्कुल बूम करेगा। लोग कहते थे रियल एस्टेट खत्म हो गया। जब मैं फोन करती थी लोगों को, अरे मैडम क्या खरीद ले, रियल एस्टेट तो खत्म ही हो गया। तो उन्हें समझाया रियल एस्टेट खत्म हुआ है, कौन सा, कमर्शियल। पहले ना कहा जाता था एक दुकान लो, एक दुकान 4 घर खरीदती है, ठीक है। सिचुएशन ये थी कोविड से पहले कि जैसे नौकरी लगती थी, बंदे की ख्वाहिश होती थी मैं गाड़ी ले रह लूंगा, बेशक एक पीजी में रह लूंगा, एक कमरे में 4 दोस्तों के साथ रह लूंगा, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए भाई, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, हर किसी को EMI पे गाड़ी चाहिए। कोविड में जब आइसोलेशन वाला टाइम आया, जिनके पास घर नहीं थे, इस वजह से उन्होंने अपने जाने गंवाई, पीपल रियलाइज कि भैया जो भी है घर अपना होना चाहिए, कम से कम आपका 2 BHK 3 BHK तो होना चाहिए। कि हस्बैंड वाइफ बच्चा है, फैमिली है, उसके लिए इतना तो घर होना ही चाहिए। तो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट से लोग आगे रेजिडेंशियल। दूसरा, ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब इतना स्टार्ट हो गया कि दुकानें ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई, शॉपिंग्स वगैरह ना के बराबर हो गई, पीपल बिकम यूज्ड टू ऑफ इट। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने IT स्पेसेस खाली करा दिए। सबसे एक्सपेंसिव आपके IT स्पेसेस थे जिन्होंने कमर्शियल रियल एस्टेट को बहुत बूम पर चलाया था, इन्वेस्टर्स को खूब पैसा डालते थे। अब उन्होंने कहा जी नहीं, ये भी खाली पड़ गए, सब नुकसान में चले गए। तो ये 2 चीजों में बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन आया था, IT स्पेसेस एंड द कमर्शियल स्पेसेस, लाइक शॉप्स वगैरह SEO के अंदर आया था। रेजिडेंशियल में तो डिमांड उसके बाद बढ़ी ही बढ़ी, और रेजिडेंशियल की डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगी। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, देखो पॉपुलेशन इज अनलिमिटेड बट प्रॉपर्टी इज लिमिटेड, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं बढ़ने वाली, आपका जो लैंड है वो अर्थ उतना ही रहेगा, आप उस पर कितने ही गुना लेकर के आ जाओ लोग, लैंड उतना ही रहेगा, उस पे जमीन उतनी रहेगी और घर आप उतनी ही बना सकते हो। पॉपुलेशन में तो अब हमने चाइना को भी बीट कर दिया, चाइना को बीट कर दिया, लेकिन आप उस चाइना को अपने बीट कर दिया, लेकिन आप अपनी उसको बॉर्डर्स को तो नहीं बढ़ा सकते ना, कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो हमें लैंड भी ज्यादा दे दो, वो नहीं कर सकते, उसी लैंड के अंदर आपको करना पड़ेगा मर्ज। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिडेंशियल, तो लोग ये सोच रहे हैं कि ना रेजिडेंशियल अब नीचे जाएगा, रियल एस्टेट नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, रेजिडेंशियल नीचे नहीं जा रहा। रेजिडेंशियल तो अच्छा ऐसा हो गया कि कुछ लोगों के ये दिस अ बेसिक नीड, हाउस इज अ बेसिक नीड, हर किसी को चाहिए, आप मैं सबको चाहिए, ठीक है। सबको है कि हमें खरीदा, एक खरीद लिया, चलो यार एक और हो जाए, बच्चे 2 बच्चे तो 2 घर हो जाए उनके लिए। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज अ नीड, जिसके पास जितना पैसा उस हिसाब से उतना लेता है। दूसरा, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी। डिमोनेटाइजेशन पता नहीं कब हो जाए, कब से फिर से करेंसी चेंज हो जाए, तो आप घर में कैश रख नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं लगाना है। स्टॉक मार्केट का पता नहीं कब क्रैश हो जाए। बिटकॉइन ऐसा है कि भाई एक इंसान के पास सारा का सारा आपके पास डेटा है, उसने ऑफ कर दिया अपना स्विच, सब खत्म, ढूंढते रह जाओ। पीछे हुआ भी एक सीरीज पे आई है इसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, काफी लोगों का पैसा चला गया था बिकॉज CEO के पास सबका एक्सेस था, CEO गायब हो गया, बाद में पता चला इंडिया में उसको कुछ हो गया एंड ही डाइड देयर एंड मेनी पीपल लॉस्ट देयर मनी। आजकल केसेस चल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। फिर कमर्शियल है, कमर्शियल में लोग इतना एक्टिव है नहीं, IT स्पेसेस, वर्क फ्रॉम होम, कुछ लोगों ने तो अनलिमिटेड दे दिया। घर एक ऐसा है भाई, शादियां होती रहेंगे, बच्चे होते रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो ये तो हमारे पास आएंगे, किराएदार आते रहेंगे आपके पास में, लोग आते रहेंगे, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा।
चाहे आप कहीं भी लो। अच्छा, दूसरी बात आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हो वो आज की डेट में लेटेस्ट, मतलब पहली बात तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, माइवन कंस्ट्रक्शन में जिसे बोलते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा, बिल्डर ऐसा हो जिसने प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, पहले आप उसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स देख करके आओ। मेंटेनेंस का इशू भी सेकेंडरी है, मेंटेनेंस कैसे नहीं, लेकिन आप उसको देखो क्वालिटी कितनी अच्छी है। ऊपर से प्लास्टर तो नहीं गिर रहा, जैसे पता चला चिंतल्स में बैठे थे, ऊपर से छत गिरती हुई आई और 10 फ्लोर तक छत गिरती रही, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ा ब्रांड था, हकीकत ये थी। तो ब्रांड में जाना है तो ये हकीकत मिलेगी, कभी भी हो सकती है। या फिर आप ऐसे इंसान के साथ जाओ, ऐसे बिल्डर के साथ में जाओ जिसने एथिकली काम किया है, ज्यादा अपना शोर शराबा करता नहीं है, लेकिन टाइमली डिलीवरी देता है और क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन देता है। ये 2 मेन फैक्टर्स होने चाहिए। आज के में देखो लोकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर हैविंग देयर ओन। 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी लेने के हमारे पास अपनी गाड़ी है ही, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको जाना है क्या उससे भी जाना है, मतलब अगर मेट्रो वगैरह से जाना, तो आजकल आपको मोटर बाइक्स मिल जाती हैं, कनेक्टर बाइक्स, ओला बाइक्स, स्पेशली इन सिटी। हाँ, तो हर जगह अब आपको ये नहीं देखना कि बस स्टेशन के पास में घर मिले या मेट्रो के पास में घर मिले, अब तो हर जगह पर ओला उबर आ रही। तो आपको घर ऐसी जगह पर चाहिए, और घर आपको एक ऐसा देखना चाहिए जिसके अंदर एक क्वालिटी हो और एक टाइमली डिलीवरी। ये 2 चीजें आपके बहुत, अगर कोई इंसान लोन लेकर के बना रहा है और उसका आपने 10 साल का या 15 साल का अपना टेन्योर चल रहा है और आपने सोचा है 5 साल के अंदर मुझे हैंडओवर मिलेगा, 5 साल से अगर 7 साल डिले हो जाता है और आपका रेंट जा रहा है, तो आपकी चीज उसमें वैसे ही खराब हो जाएगी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो उथल पुथल हो जाती है। दूसरी बात, क्वालिटी कैसी मिलेगी। अब पता चला आपने घर तो ले लिया और 1 साल के बाद उसका प्लास्टर गिरने लगा, क्रैक्स आने लगे, चीजें गिरने लगी, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की फिर वैल्यू आगे होकर जाएगी नहीं। प्लॉट्स बहुत अच्छी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट्स ले लिया आपने, चलो ठीक है, जो मन चाहे बनाना, लेकिन प्लॉट्स में जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आपके बगल वाला कैसा है पता नहीं। सेफ्टी सिक्योरिटी का इश्यू प्लॉट्स के अंदर है। बेशक सोसाइटी है वो आपकी, लेकिन आपके आस पड़ोस वाले ना कैमरे की तरह लगे रहते हैं। हाँ, प्राइवेसी आपके प्लॉट्स के अंदर नहीं रहती है। फ्लैट्स के अंदर आपकी प्राइवेसी रहती है, आपकी सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, आपके बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, आप टेंशन फ्री रहते हो, ऑल द टाइम देयर आर कैमरास। तो आज के डेट में मतलब ये है कि आपको एक पहले तो पैसे कमाने के लिए आप मेहनत करते हो, उसके बाद खुद की सेफ्टी के लिए मेहनत करते हो। इट इज रियली नॉट इजी टू कीप योरसेल्फ सेफ, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो रियल एस्टेट के अंदर ध्यान रखनी पड़ती है। और मैं जैसा मेरा मानना है, मेरे लिए जो मैं जब किसी बिल्डर को ज्वाइन करती हूँ, मेरे लिए उसकी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऑफकोर्स बीइंग एन एम्प्लॉय मैं चाहती हूँ टाइमली सैलरी मिले, जो हमारे डीलर्स उनको टाइमली ब्रोकरेज मिले, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको टाइमली डिलीवरी। क्योंकि मैं जिस चीज के अंदर, मैं जिस डील के अंदर बैठी हूँ, जिस डील के अंदर मेरी फेस वैल्यू पे, मेरी बातों में आकर के डीलर्स काम कर रहा है, क्लाइंट को लेकर के आया, क्लाइंट प्रॉपर्टी ले रहा है, तो उन तीनों के लिए मैं एक फेस बन जाती हूँ। ठीक है, बिल्डर का नाम वहां पर है, लेकिन वेयर एवर आई गो आई वॉन्ट टू टेक देयर ब्लेसिंग्स, आई डोंट वॉन्ट टू टेक देयर कर्स। ठीक है, मैं नहीं चाहती लोग बोले कि अच्छा वो हम तो मैडम ने ऐसे बोला था, एंड बिकॉज शी इज अ फीमेल हमें तो लगा भी सही सच बोल रही होगी और हमने तो ले लिया, जब हमने डिसीजन ले लिया और हमें तो फंसा दिया उसने। वो चीज मैं नहीं चाहती हूँ, बिकॉज ये आपके एक कहते ना एक जमा पूंजी बंदी चली जाती है। जो नाम एक जो होता है ना, नेम मैटर्स, कहते ना व्हाट्स इन द नेम मैटर्स अ लॉट। आप किस तरीके का काम करते हुए वो बहुत मैटर करता है। रियल एस्टेट के अंदर लोग मुझे डेंजरस वुमन बुलाते हैं। ऐसा क्यों? डेंजरस वुमन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि तो मैंने भी पहली बार सुना है। हाँ, मतलब मैंने भी पहली बार सुना था जब देयर इज अ पर्सन, ही इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर एंड रिच मैन, एन एंटरप्रेन्योर। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा यू द पूनम चौधरी। मैंने कहा सो माय गॉड यू आर अ वेरी डेंजरस वुमन। मैंने इन व्हाट सेंस? मैंने कहा कहते कि इफ यू आर विद समबडी, और तो उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता, एंड इफ यू आर अगेंस्ट समबडी, किसने आपको कुछ परेशान कर दिया, उसको कोई बचा नहीं सकता। अब भाई दैट्स ट्रू। नहीं, अब उसने क्यों बोला ये मुझे नहीं पता है, आई नो दैट क्यों बोला। ठीक है, बट ऐसा हुआ है 2-4 बारी। देयर वाज अ पर्सन जिसने मेरे बारे में लूज टॉक कर दी थी बहादुरगढ़ में, और भाई मेरी नौकरी पर बात आ गई थी।
मुझे उस टाइम पे नौकरी की बड़ी जरूरत थी और उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा नाम खराब हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, आई रियली डिड नथिंग। लेकिन देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं सिर्फ भगवान से जाके कंप्लेंट करती हूँ और उसके बाद वो एक किसी मर्डर केस के अंदर चला गया। ठीक है। दूसरी एक लेडी आई थी, उसने भी बहुत लूज टॉक करी थी। वो मतलब एडिशनल क्या कहते हैं क्या कहते हैं, एडिशनल डायरेक्टर थी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, कुछ तो ऐसी थी। इंदौर में कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में, वो इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में अपनी किसी बड़ी पोजीशन पे थी, गवर्नमेंट पोजीशन पे। मेरे बारे में उसने स्टॉप कर दी। अच्छा, एक हफ्ते के बाद एक सरकार पलट गई, रोड पे आ गई। मेरे पास कहती है मुझे रहने के जगह नहीं है, घर नहीं है, अपने घर में अकोमोडेट कर ले। तो भाई अब मैंने कुछ नहीं किया, उसमें भी मैंने ट्रस्ट भी कुछ नहीं किया, गॉड स्वेयर मैंने कुछ नहीं। अच्छा, एक रिलेशनशिप मेरा शुरू हुआ था जिसके अंदर पता चला बाद में कि लड़का ऑलरेडी मैरिड है और उसने मतलब बेवकूफ बनाया था क्या है। तो वो भी बहुत सितारों पर पहुंच गया, वो भी उससे खूब कमाया। जब दैट आई टोल्ड यू ना, तुम जिसके साथ होते हो एक बार पहुंच जाते हो सितारों वो गया। अब जैसे मैंने छोड़ा फिर वो वापस बैक टू आ रहा ही था। तो अब मैंने लेकिन कभी भी अपनी एनर्जी इस चीज के अंदर नहीं लगाई कि मैं किसी का बुरा करूं। मेरे लिए बदला, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए बदले की एक ही डेफिनेशन है, मैसिव सक्सेस। अगर मुझे किसी को नीचा दिखाना है, किसी का मुंह बंद करना है, किसी से बदला लेना है, मैं उससे डबल मेहनत करूंगी, ट्रिपल मेहनत करूंगी, जान छोड़ दूंगी। Why I am into sales and sales is not my job basically. Sales is my hobby. Sales is my love. मजा आता है मुझे डोपामाइन मिलता है सेल्स। नहीं बता भैया, 4 मीटिंग्स करी हैं अपनी, से सेल होते हैं बस पूरा का पूरा, अरे वाह मजा आ। तो कभी इस मन से तो मैं करती ही नहीं कि हाँ भाई जाना है यार, टारगेट अचीव करना, नहीं, इंसेंटिव मिले ना मिले सेकेंडरी है, बस अपना एक बेंचमार्क सेट करना है। ओके, सेल्स के अलावा तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग, आई नो तुमने बहुत सारी चीजों में हाथ आजमाया है। सेल्स के अलावा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कैरियर या फिर सेल्स के अलावा मुझे वर्कआउट बहुत पसंद है। ओके, आई लाइक टू वर्कआउट में एक बार तो मैंने बिल्कुल ही 6 पैक्स ऐप बना लिए थे। तो मुझे पसंद है वर्कआउट करना, खुद को मेंटेन रखना। मेकअप, आई लव मेकअप, बट यू ईट अ लॉट, सो मेरी हमेशा सीक्रेट रहता है। आई ईट अ लॉट यार। तो मैं बताती हूँ, तो मेरी डाइटिंग होती है जिसमें मैं सिर्फ चॉकलेट खाती हूँ। और अगर हम ऐसी डाइटिंग कर लग जाए तो शायद ही सोफे पे एक ही बैठेंगे। बेसिकली क्या होता है, हर किसी की बॉडी ना अलग अलग होती है। अब देखो, सपोज मैं आई हैव अ स्वीट टूथ, मैं मीठे के बगैर नहीं रह सकती। तो मैं जब डाइटिंग करती हूँ तो मैं एक चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट आपको तब मीठा हार्म करता है जब आप मतलब दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, तो वो मीठा करता है। अदरवाइज जब सबका कॉम्बो बन जाता है, अगर आप सिर्फ मीठा खा रहे हो तो सिर्फ एनर्जी का काम करेगा आपको। ओके, ठीक है। और ये मैंने किया है। जब मैंने वेट रिड्यूस किया था, मैंने लाइक 85 थी, 100 kg में मैं पहुंची थी, और उससे जब मैं 55 पर आई थी तो मैंने चॉकलेट डाइट करी। तो बड़ा रैपिडली वेट रिड्यूस किया था। लेकिन उस वेट रिड्यूस करने में ऐसा होता है कि मेरी पूरी स्किन ना से लटक गई थी। डेली आई यूज्ड टू रन फॉर ऑलमोस्ट 1 hour, ट्रेडमिल पे दौड़ती थी और दिन में सिर्फ एक चॉकलेट खाती थी, और वेट तो रिड्यूस हो गया। लेकिन जब मैं वो करवाती थी, वैक्सिंग कराती थी, तो एक तो अपने हाथ से स्किन पकड़ती थी, दूसरी वैक्सिंग करती। अच्छा, अब मैंने कहा यार, फिर ना मैंने वो भी देखे, लोन रेंजर, उसमें ना एक हीरोइन तो पतली सी थी और एक दूसरी जो लीड एक्ट्रेस थी वो जो थी थोड़ी चबी सी थी, और चबी वाली का चार्म अलग ही था। मैंने कहा यार तो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। अच्छा, मुझे मोटा होना था, मतलब मुझे वेट पुट ऑन करा था, लेकिन सही जगह से। ये है कस्टमाइज, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। मैं बड़ी रिसर्च करी भाई ये कैसे किया जाए ऐसे। तो मैंने आई फिगर्ड आउट कॉर्सेट। तो मैंने कॉर्सेट पहनना शुरू किया। अच्छा, कॉर्सेट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेयर और डॉक्टर्स कभी रिकमेंड नहीं करते। इंडिया में तो जो कॉर्सेट लोग देखते हैं वो तो बेसिकली नॉट द रियल कॉर्सेट। जो असली कॉर्सेट होते हैं उसके बैम्बू स्टिक्स वाले होते हैं, जिसको एक बार आपने बांध दिया तो आधा इंच में ऊपर नीचे नहीं होते वो। तो आई यूज्ड टू वेयर दैट फॉर 12 hours, और ऑफिस में पहन के आती थी, शाम तक पहने रखती थी। और जब आपने कॉर्सेट पहना हुआ है तो वट एवर यू ईट यू हैव टू च्यू दैट 30 times, क्योंकि ऐसे बिल्कुल ये आपके मतलब लंग्स से फेफड़े तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। इतना सा आपको जो पाइप होता है, आपका फूड पाइप होता है, वो भी इतने की जगह इतना हो जाता है, बहुत श्रृंक हो जाती है चीजें आपकी।
तो और जहाँ 2 रोटी की भूख है वहाँ पे एक ही खाई जाती है, क्योंकि आप इतना च्यू कर लो अगर बिल्कुल कसा हुआ है. देन अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉरेन बेफेट इज अ रशियन सिंगर. उसने मुझे कहा कि आई वांटेड टू पुट ऑन वेट ऑन माय बट्स. मैं बिल्कुल फ्लैट हो गई थी ऊपर से नीचे तक. इट वाज लाइक 32, 26 एंड 32. उससे मैंने बनाया 38, 28 एंड 44. और तुम्हारा कॉर्सेट मैंने भी पहनने की कोशिश की थी. बहुत मुश्किल होता है. बड़े लोगों ने बोला हम भी लेंगे, सबने लिया. बहुत मुश्किल होता है भाई, सांस भी नहीं लिया जाता है. वेरी डिफिकल्ट. उसको रात को पहन के सो जाओ ना तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर. फिर ऐसे ही नहीं आता है. तो उसने मुझे बोला, आई सेड कि मुझे ना ऐसे मतलब कि अपने बट्स बड़े करने हैं. आई वांट टू गेन वेट ओवर देयर. कैसे क्या कर सकते. अच्छा, तो यहाँ के ना जो हमारे इंडियन ये जो हमारे जिम्स होते हैं, चाहे गोल्ड जिम हो कोई भी जिम हो, उसमें जिम्स तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं ना, दे आर मेजरली ट्रेन्ड फॉर बॉयज. लड़कियों का जो एक वो होता है ना, मतलब एक जो बॉडी होती है, दैट इज वेरी मच डिफरेंट देन बॉयज. मैंने वेट्स नहीं करे और मैंने अपनी बॉडी ऐसी बनाई. मैंने इवन फॉर एब्स ऑल्सो मैंने वेट्स नहीं करे. एब्स भी बिना वेट्स के मैंने बनाए. 1.5 घंटा जिम करते थे, पूरा एरोबिक्स. क्रंचेस, 200 क्रंचेस, 250 क्रंचेस, एब्स कर लिए, अपने लेग रेस कर लिए, सीजर कर लिए. ये चीजें मैंने बहुत करी हैं. अच्छा, सिटअप्स तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मॉर्निंग में बनाना शेक विद बटर येलो बटर खाती थी और बनाना शेक पीती थी. शुरू में तो ऐसा लगता वॉमिट हो जाएगी, बट मैंने उसे हैबिट बनाया. और उसके बाद मैं सिटअप्स करती थी. स्क्वाट्स मतलब 50 से शुरू किया था, 250 तक पहुंच गई थी. 3 मेजर एक्सरसाइजेस मैंने करी. स्क्वाट्स करे, एब्स करे एंड अपने लेग रेस. ये 3 एक्सरसाइजेस मैंने अपनी करी हैं और इसके अंदर मैंने अपनी बॉडी. तो अब मैं कुछ खाती थी, वो ऊपर रुक जाता था. और जो बनाना शेक पीने के बाद में जो मैं स्क्वाट्स करती थी तो वो नीचे रुक जाता था. तो बीच में रुकने का रास्ता ही नहीं था, इसलिए होगा भी रुका नहीं. अब क्या मेरी बॉडी यूज्ड टू हो गई है कि भाई हमें या तो नीचे जाना है ऊपर जाना. वो कहते हैं ना, आप मिट्टी में जब आप एक ही जगह से बार बार डेली पानी के लिए साफ करते हो तो उधर गड्ढा थोड़ा भारी हो जाता है, तो पानी ऑटोमेटिकली वहां से भरना शुरू करते हैं. तो इस तरीके से मेरी बॉडी मैंने करी. इसके अलावा देखो, रियल एस्टेट सेल्स के अलावा मुझे भूतों में बहुत इंटरेस्ट भूतों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है. नहीं, मुझ में इंटरेस्ट. और इसको फिर वो भूतों की स्टोरी मुझे बताने में बहुत नहीं अच्छा है. एक तो उन्हें भूत नहीं बोलना चाहिए, उन्हें आत्मा बोलना चाहिए, बुरा लग जाता है. देखो दोस्त है. जैसे हम कहते हैं ना, वो लड़की जा रही है ना, और वो कहते हैं क्या लड़की को और क्या उनका बोलते हैं, मतलब और दूसरी लैंग्वेज में जैसे लड़की को और क्या बोलते हैं, लड़की है लड़का, छपरी. जैसे लड़का जा रहा है बोलते हैं छपरी जा रहा है, उन लड़के को बुरा लग जाएगा ना. हाँ, है ना. तो इस तरीके से भूत नहीं बोलना चाहिए, उन्हें आत्मा बोलना चाहिए. हाँ, या फिर बोला अब अबे बेवकूफ है क्या, बेवकूफ की जगह अब बोला बे चूतिया है क्या, तो उसे ज्यादा बुरा लगेगा. तो ऐसे आप ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा है. तो अब इवेंचुअली वो फ्रेंड वाले जोन पे आते जा रहे हैं, जैसे भूतों का आत्मा का, सॉरी का नाम आता है, तो थोड़ा फ्रेंड वाले जोन में आया, थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं. देखो शुरू में तो मुझे यही से लगता था डर, ठीक है, लेकिन अब मुझे मैं उनकी यूज टू. मैंने कहा यार देखो, मेरे साथ रहना है, फ्री में तो रहोगे नहीं, काम करना पड़ेगा, दस्ती करनी पड़ेगी, पौधों में पानी देना पड़ेगा, सब सफाई करनी पड़ेगी. तो ये है एक्चुअली. अब मतलब सीरियसली बताऊं तो बहुत ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है. हर किसी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें हुई है, और मेरी लाइफ के अंदर भी चीजें हुई है, मतलब स्पिरिट्स को लेकर के. और मैंने एक चीज रियलाइज करा, आई गो टू मेहंदीपुर बालाजी एवरी ईयर. बड़े भाई मैंने उनको मतलब कहा है, और उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया है अपनी छोटी बहन के तौर पर. बड़े मिरेकल्स मैंने देखे, बहुत मिरेकल्स देखे, चीजें भी देखी हैं, कैसे ये चीजें आपको हार्म कर सकते हैं, कैसे शक्ति को बना. 1 या 2 बार तुम्हारे साथ गई हूँ, एंड आई हैव फील दैट एनर्जी. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. व्हेन यू एंटर एंड व्हेन यू कम आउट ना, यू आर रेड लाइट अप. मतलब ऐसा लग रहा है कि आप 100 किलो से 50 किलो हो गए हो. तो मैं को वैसे इतना नहीं है इन सब चीजों में, बट ये वाला एनर्जी वाला मैंने रियलाइज किया है. अभी देखो, मैंने जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार्ट करी थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब मैं भटक रही थी, तो मतलब भटकना इन द सेंस कि आपके नए नए दोस्त कंधे चले जाते हैं, भगवान दिल
बिना पूजा पाठ किए तो मेरा दिन शुरू होता नहीं है। लेकिन उसके अलावा जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, मैं मतलब हो सकता है मेरे को बोलो चल यार गोवा का प्लान बना ले, फुकेत का प्लान बना ले, तो शायद मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करती रहूंगी, यार अभी मैं बिजी हूँ ये वो। लेकिन अगर भगवान जी का कोई ऐसा तुम कहोगी या कहीं से बुलावा आता है, वेरी नेक्स्ट डे आई गो, क्योंकि मुझे लगता है वो बुलावा है। और मैंने विंध्येश्वरी देवी के दर्शन ऐसे करे थे। पहला काशी विश्वनाथ जो मैंने ज्योतिर्लिंग किया था वो ऐसे ही किया था। एक IG साहब थे, उन्होंने मुझे फेसबुक पे बोला दर्शन करने, जानते भी नहीं थे, मिली भी नहीं थी। मैंने कहा करने। अगले दिन मैं वाराणसी पहुंचकर बहुत बढ़िया दिव्य दर्शन मुझे उनके हुए। तिरुपति बालाजी कैसे करे, BMC में कमिश्नर थे, उन्होंने फेसबुक पर ही मुझे बोला तिरुपति, बिकॉज आई कीप पोस्टिंग दिस रिलीजियस स्टफ देयर, तो लोगों को इतना समझ में आ जाता है कि हाँ है रिलीजियस है। तो मैंने कहा जाना है, तो उन्होंने सैटरडे संडे का प्लान कर लो, मैं भी चलूंगा। सैटरडे का प्लान किया, ही कुड नॉट मेक इट बट आई मेड इट, और बहुत बढ़िया वहां पे बालाजी के दर्शन हुए, तिरुपति बालाजी के और पद्मावती देवी के भी दर्शन हुए। अभी जब मैं महाकाल के बाद नेक्स्ट में गई नीम करोली बाबा के। नीम करोली बाबा में 2019 से मैं प्लान करके जाने का, बाबा बुला लो बुला लो बुला रहे थे भावना, 2019 से मैं प्लान करते। अब जब मैं गई हूँ, सुबह हम निकले हैं तो विक्रम ने बोला बारिश बहुत हो रही है, छाता है तेरे पास? मैंने कहा नहीं है। कहता यार भीग जाएंगे क्या? मैंने कहा जैसी बाबा की मर्जी। और सैटरडे का दिन था, वहां पे पावर ऑफ जगह थे, कम से कम 700-1000 लोग होते हैं वहां पे। कोई वहां पे जानकार वगैरह थे नहीं, हमें लगा जैसे भी देखो बाबा ने बुलाया जा। वहां गए हम, पूरी रास्ते तेज बारिश हो रही है, और जैसे गाड़ी पार्किंग पे लगाई है, गाड़ी से मैं उतरी हूँ, बारिश पर। अच्छा मंदिर गई हूँ, मंदिर मुश्किल से वहां पे उस टाइम पे 30-40 लोग थे, बिल्कुल मतलब आराम से, ना कोई लाइन ना कुछ, जाओ सीधा बाबा के सामने जाके खड़े हुए, आराम से बाबा से 1-to-1 करने, बात करने का मौका मिला। उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई, भावुक भी उठी मैं, हनुमान चालीसा का चैंटिंग करी। उसके बाद आकर के जैसे ही मैं बाहर दुकान पर पकौड़े खाने के लिए बैठी हूँ, फिर से झमाझम बारिश। तो चीजें हैं, अब इसके बारे में कोई क्या कहेगा। उसके बाद मैं पांडुपुल हनुमान मंदिर गई, जो सरिस्का में बहुत मतलब जंगलों के बीच में मंदिर बना रखा है। वहां पे जो है ट्यूसडे सैटरडे को खुला रहता है, और उनको 2 पान दिन में चढ़ते हैं। एक पान उस दिन मुझे मिल गया, भगवान जी की मेहर पूरी है। उसके बाद वृंदावन में मेरे फ्रेंड गए, और वहां पर हम लोगों ने बांके बिहारी जी के दर्शन करे, प्रेम मंदिर गए और निधिवन गए। और निधिवन में जो पेड़ है, सब कान लगा करके पेड़ों पे कुछ सुन रहे थे। तो मैंने भी जब कान लगाया तो उसके अंदर ना आपको दिल के धड़कने की आवाज आती है। तो जो है ना गाइड, हाँ हमारा गाइड था, उसने कहा सारी सारी गोपियां हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं, गोपियां हैं, और कोई भी सिंगल नहीं मिलेगा, सब जोड़े में, सब वहां पर जोड़े में निधिवन। ओके। उसके बाद मंडे को मैंने अपना ये फिर से कॉर्पोरेट लाइफ ने स्टार्ट कर दी, साथ में अपने अभी रिसेंटली की बात बताती, नवरात्रे शुरू होने वाले थे। ये आपके 9 तारीख से नवरात्रे शुरू होने थे। 8 तारीख को मैं ऑफिस में थी और मुझे बहुत जोर से फीवर होने लग गया, और शाम तक 5 बजे तक तो बिल्कुल तपने लगी, चिल्स होने लगे, और बिल्कुल बॉडी शेक करने लगी। मैं गाड़ी चला रही थी और मुझे लगा कि नवरात्रे का मुझे सामान लेना है, और मुझे कल चौकी लगानी है, और मैं इस हालत में जाऊंगी तो बहुत भीड़ होगी दुकान पे, और मैं नहीं ले पाऊंगी सामान, और मैं बहुत घबरा रही हूँ। तो मैं जिस शिव मंदिर जाती हूँ, शिव मंदिर जाकर के मैंने बाबा के पास बैठ के मैंने कहा बाबा मुझे सामान लेना है, मुझे नवरात्रे की चौकी लगाने है, और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं, मैं तो बिल्कुल कांप रही हूँ, मुझे बहुत फीवर है, और मैं रोने लगी। मैंने कहा बेटा घबरा मत। साथ में दुकान थे, उससे कहते कि यहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा। मैं दुकान पे जाके ऐसे बैठी हूँ, पूरा सामान मिल रहा है। अच्छा मेरे से ना रोना नहीं, मैं पता नहीं क्या, कह रहा घबरा मत, देख मैं कितना बुजुर्ग हूँ, मैं नहीं घबराता, तो क्या बीमारी से घबरा रही है, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा बाबा पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को बहुत रोना आ रहा है, और मैं बहुत फीवरिश फील कर रही हूँ। सुबह तक तो सब ठीक था, अभी पता नहीं क्या होगा। तो वहां पे ना एक हवन कुंड था, वहां पे हवन होता रहता था शिव जी के मंदिर में। वहां से थोड़ी विभूति लाए, उन्होंने कहा थोड़ी सी चाटिए और थोड़ी सी लगा ले कंठ पर। मैंने किया भावना, मैं घर गई हूँ सामान लेकर के सारा, मैंने थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया 102.2। मैंने कहा कैसे मैं चौकी लगाऊंगी, और क्या है, या तो टाइफाइड है, अब डेंगू है, पीछे मुझे हुआ था, शायद वापस आ गया। घबरा गई मैंने कहा फिर से अभी मतलब 5-6 दिन की मेरी फिर मैं बेड रेस्ट हो जाऊंगी, मेरा काम पूरा सफर करेगा। आफ्टर 15 मिनट्स मुझे वॉमिट होती बहुत ज्यादा, मैं जाती हूँ वॉमिट कर, और फिर मैं देखती हूँ मेरी बॉडी की टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल। फिर मैं थर्मामीटर लगाती 98, और अगले दिन ऑफिस। अब भी रिसेंटली के मतलब
कमाल की चीजें होती हैं ये होती है, ये मैं भी मानती हूँ। जैसे कि मैं कोई भी फास्ट कर सकती हूँ पर मैं नवरात्रि के फास्ट नहीं कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा मुझसे होगा ही नहीं। देखो होता है आपके इष्ट देवता कौन से हैं, आपसे रखवाना, वही मैंने कहा ना, आपकी कुंडली के अंदर कुंडली के हिसाब से कौन सी पूजा करनी नहीं करनी, सब भी हमें इंडिकेशंस मिलती हैं, साइंस मिलते हैं। तो मैंने उस दिन 8 तारीख को पूछा उनसे, अपने गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी कहीं ये कोई साइन तो नहीं है, माता रानी नहीं चाहती मैं नवरात्रि करनी, नहीं आप करो। तो कई बार वो परीक्षा भी लेते, तो मेरी तो परीक्षा ली थी उन्होंने। तो मैं कभी गलती करती हूँ और मुझे लगता है कि माँ नाराज होगी हमसे, तो जब तक वो नाराज के छोड़ती नहीं है तो मैं मतलब अपने आप को बहुत परेशान करती हूँ। मैं अपने को चांटे चांटे मारे चले जाती हूँ, रैप्टो से अपने आप को अपना मुंह लाल कर देती हूँ। तो अगर कोई मेरी लाइफ, रियल लाइफ में, अगर मेरी घर की लाइफ देखेगा ना कि मेरा जो परिवार ईश्वरीय रूप में परिवार है और मेरा जो बॉन्ड है वो क्या है, तो वो लोग सोच नहीं सकते कि ये लड़की, दोनों पर्सनालिटी मतलब एक ही लड़की के अंदर है। मतलब एक ने तो मुझे लिख दिया था इंस्टा पर अभी नवरात्रों के बीच में कि कुड नॉट बिलीव यू आर सो रिलीजियस। मैंने कहा आई हैव 9 रूप, मेरे भी 9 रूप है, ठीक है। ऑफिस के अंदर अपने कॉर्पोरेट वुमेन है, हम रियल्टर, घर के अंदर हम माता रानी की बेटी भी हैं, घर का संभालने वाली गृहिणी भी हूँ मैं, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, आई कीप माई हाउस टू मच सुपर क्लीन। और आज भी तुम बड़ा यम्मी सा फूड लेकर आए हो। हाँ, मैं हलवा और छोले मैंने खुद ही बनाए थे, बाकी का तो सुधा ने बनाया था। आई कीप थिंग्स वेरी नीट एंड क्लीन। लोगों को मैं बहुत ज्यादा मतलब वेर एवर आई कैन हेल्प देम आई डेफिनेटली हेल्प देम, लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी का मैं फायदा नहीं उठाती। जहां पर भी उसको सही राह दिखाना, देखो कई बार क्या होता है, लोग मजबूर होते हैं, उनको सही राह दिखाना भी आपका फर्ज बनता है, ठीक है। मुझे लेकर के बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की जजमेंटल्स होती हैं चीजें, ठीक है। मैंने कुछ गलत लोगों के साथ भी काम किया जो मतलब अपने नाम की वजह से बदनाम थे, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए वो सही है, मेरे लिए उनकी इंटेंशन खराब नहीं है, तो मैं डेफिनेटली उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है वहाँ ना कि कोयला होता है ना, कोयला को आप कितना ही सफाई करने की कोशिश करो काला ही रहेगा, लेकिन उसको साफ करने के चक्कर में आपके हाथ काले हो जाएंगे। That's true. तो ये वाले रिस्क मैंने खराब लिए हैं, जिसके अंदर काफी हद तक मेरा नाम भी खराब हुआ। तो इन सब चीजों को साइडलाइन करते हुए एक चीज मैंने डेफिनेटली सीखी है, देखो आपको सक्सेस का देयर इज नो शॉर्टकट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारे रियल एस्टेट के अंदर भी दाएं बाएं तरीके से कमाने के बहुत रिश्ते हैं। ओके, आज के जो यंगस्टर हैं उनके लिए क्या टिप्स होंगे तुम्हारे? देखो यंगस्टर्स आज के लिए एक तो उनमें पेशेंस नहीं है, हमारी सोशल लाइफ के बिहाफ पे हमें बहुत जल्दी जज कर लिया जाता है। आज मैं तुम्हारे साथ बैठे, आज हम एक बियर लेकर के बैठ जाए, पिछले कितने महीनों मैंने स्पिरिचुअल जर्नी करे, पूजा पाठ करी, कोई नहीं ध्यान रखेगा, मैं बियर पी रही हूँ और मैं जो है गाने सुन रही हूँ। यार क्या लाइफ, पता है क्या हुआ है पूनम, आई एम टेलिंग यू, इन कोविड टाइम जब हमारा वर्क फ्रॉम होम था, उसमें कुछ होता था, तो मैंने ऐसे ही एक फोटो डाल दिया ऐसे वर्क फ्रॉम होम का, तो उसमें मेरे साइड में वो मग रखा हुआ था। मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है बियर मग है, उन्होंने तो बस ग्लास बढ़िया लगा दिया है और उसमें मैंने ग्रीन टी डाल दी हुई है और मैंने वो फोटो डाल दिया। भाई पता नहीं मुझे कहाँ से मैसेज आ गया, तू बियर पीती है, मैं ये तो देख लो मैं घर में हूँ, पीती भी हो तो तुम कौन सा साधु संतों पूछने वाले। हाँ, तो ये चीज है, बहुत जल्दी जज कर। वो फोटो क्लिक करने में हमें 1 सेकंड लगता है, पोस्ट करने में 1 सेकंड लगता है, और उस एक पोस्ट के चक्कर में हमारे 365 डेज की लाइफ को जज कर लिया जाता है कि हम 365 डेज सबसे बेवड़े बने रहते हैं। ठीक है, ये बहुत और अच्छा, गलत चीजों में बहुत जल्दी आपको कर लिया जाएगा। आप कोई बढ़िया सी मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव रील बनाओ, लोग स्किप कर देंगे। आप डांस करते हुए कोई सिलेक्टेड से रील बनाओ और भाई 50 बार आके फाड़ करके देखेंगे जब तक वो आपके ऐसे बना रहा ले। ठीक है, तो आजकल के बच्चों को, जो आज की नई यंग जनरेशन आ रही है ना, एक तो उनके अंदर पेशेंस नहीं। हमारे टाइम पर यार जब हमने काम शुरू किया था, जब मैंने तुमको बताया कैसे मोलेस्टेशन होती थी, कैसे मुंह पर इनफैक्ट ऐसा भी होता था कि सीनियर्स मुंह पे फाइल फेंक दिया करते थे गुस्से में, हमने सब वो टाइम देखा है। जर्नलिज्म में तो इंटर्नशिप के दौरान आपको चाय पानी भी सर्व करना पड़ता है अपने सीनियर को। आज के दिन में आप करा करके देख लो, पेशेंस नहीं है इनके अंदर। फिर कहते हैं जी हमारे पास, हम अनएम्प्लॉयड है। अच्छा देखो, आज के दिन में आप जब इंटर्न की सैलरी ना, उस टाइम पे तो 2-3 हजार थी, आज के दिन में सैलरी 15-20 हजार इंटर्न की है। आप किसी भी कंपनी में इंटर्न हायर करोगे 15-20 हजार का, इधर इससे गर्ल और उनको चाहिए आईफोन, लेटेस्ट आईफोन 1 लाख का चाहिए। ठीक है, मतलब ये सीधा कॉम्पिटिशन आप हो जाता है। मैं अपनी कंपनी में अगर हायर करूँ तो वो आते day 1 से मुझे
शी शुड सी मी और ही शुड सी मी एज एन इंस्पिरेशन कि बेटा 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास ही 5-10 साल का एक्सपीरियंस आए, उसके बाद आप जाकर करो। जरूरी नहीं 15 साल में करो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो गई है, बहुत जल्दी चीजें आप सीख सकते हो, कर सकते हो। हमें पहले सीखने के लिए, घिसने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ी थी, वो सब चीजें आज के डेट में नहीं है। तो अगर सही तरीके से यूज करो तो आप 5 साल के अंदर वो चीज पा सकते हो जो मेरे को कमाने में 15-16 साल लगे। मेरी एज कम है कंपैरेटिवली व्हाट ऑल आई एम हैविंग, टचवुड, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो लाइफ मैंने स्ट्रगल करे, 16 साल आज हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। ठीक है, मैंने आफ्टर 12th मैंने अपनी कॉलेज किया, कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, डिस्टेंस लर्निंग से किया, जर्नलिज्म किया। सीनियर हूँ। हाँ, तो मैं ग्रेजुअली अपनी स्टडीज करती रही, LLB भी मैंने करी, तो मतलब वो मैं करती रही साथ के साथ में, सो दैट वो भी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको एक एड ऑन करती है कॉर्पोरेट के अंदर। बट एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। एक्सपीरियंस कैन टीच यू कि हाउ यू कैन गेट थिंग्स डन। और सेल्स के अंदर तो ऐसी चीजें कहीं पर आपको रटा मिल नहीं सकता है, एवरी डे अ न्यू पिच। तो टू द न्यू जनरेशन एंड द पीपल हु आर वर्किंग, जो आ रहे काम करने के लिए, आई वुड से कि किसी को इंस्पिरेशन मानो तो उसके पहले पीछे की जर्नी जानने की कोशिश करो, बैठो उसके साथ, पता करो कि मैम सर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या ऑब्स्टिकल्स से, कब करियर शुरू किया था। आज आप शुरू करोगे अपना करियर 21-22 साल के एज में आप शुरू करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि आपको क्लब भी जाना है, आपको ड्रिंक भी करनी है, आपको फ्रेंड्स भी बनाने हैं, आपको पार्टी भी करनी है, आपको सोशल मीडिया पे क्योंकि डाल, ये आपके फ्रेंड ने डाला, और दूसरी तरफ आप विश करते हो कि आप एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर एक अच्छा नाम भी आपको मिल जाए, आते ज्वाइन करते आपको मतलब सीनियर जनरल मैनेजर या फिर सीनियर VP आपको बना दिया जाए। दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। ग्रेजुअली लगता है आज के में, देखो चाहे यू आर अ गर्ल और अ बॉय, बीइंग अ गर्ल ऑल्सो इफ यू आर ब्यूटीफुल, तो देखो आप मॉडलिंग में चले जाओ, सबको पता है कि भैया मॉडलिंग में ब्यूटी थोड़ा इजी हो जाता है, ब्यूटी से ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो रियल एस्टेट इज अ प्लेस वेयर ब्यूटी इज अ कर्स। ओके। एंड ये मैंने दुबई में तो बहुत ही ज्यादा देखा। आई हैव सीन माई सेल्फ, जैसे मैंने बताया बहादुरगढ़ का एक रीजन दिया, अगर मैं लड़का होता तो कोई नहीं बोलता, कितना सीनियर बंदा आया है, कुछ तो खबला होगा, कहते हैं भैया डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैलिबर होगा तभी इतने सीनियर पोजीशन पर आए। दूसरी कंपनीज में भी काम किया। आई वेंट टू दुबई, बहुत इजली लोग जज कर लेते हैं दुबई गए, दुबई में तो वैसे दुबई में आई वाज वर्किंग विद अ रिनाउंड बिल्डर, अपना उसमें भी मैं सेल्स में ही थी, और एवरी मंथ देयर वर टारगेट्स। तो मैंने देखा है वहां पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, जो क्योंकि दुबई के अंदर आई एम वेरी एवरेज, बट स्टिल वेरी सेकंड डे इट हैज हैपेंड थिंग, यू नो सेफ्टी इश्यूज हैपेंड विद मी। मैं सड़क पे जा रही थी, मुझे लगा तो बहुत सेफ जगह है, यहाँ पे तो घूम सकते हैं, और चलती हुई गाड़ी से मुझे ग्रैब करने की कोशिश करी थी, और उसके बाद मैं कभी भी अकेले घूमी नहीं दुबई में। एवरी प्लेस इज अ पिकअप पॉइंट। तो मतलब यू आर अ गर्ल, यू आर अलोन, तो लोग आपको ऐसा जज कर लेते हैं कि आप आएगा आपको लड़का ढूंढ रहे, यू आर लुकिंग फॉर सम शुगर डैडी, यू आर लुकिंग फॉर सम शुगर डैडी। तो ऐसी चीज मान ली जाती है। दूसरा रियल एस्टेट के अंदर जैसे फिर वहां पे देयर वाज अ गर्ल, शी वाज वेरी डैम ब्यूटीफुल, मतलब मॉडल एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा सुंदर। तो उसके मुंह से पहली बार मैंने सुना था, कहती ब्यूटी इज कर्स। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, कहती एवरी डे अ डिफरेंट मैन कम्स, मतलब आई एम अ पोटेंशियल बायर, आई एम अ पोटेंशियल ब्रोकर, 2-3 घंटे बात करके मेरे से चले जाते, कोई बुकिंग लगाता नहीं। उनको बस बात टू ब्यूटीफुल, वैसे तो मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं है उनसे बात करने की, उन्हें पता है इसका कोई प्रेशर है सेल्स का। ठीक है, तो शी डिड नॉट लाइक इट। फिर क्या इनअप्रोप्रिएट आपको टच करना शुरू कर देते हैं, आपको पार्टी के लिए कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर भी ऐसा ही है। रियल एस्टेट या कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर जितने आप ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो उतना ज्यादा आपको जज कर लिया जाता है। आई एम अ कैपेबल पर्सन, मुझे पता है बेचना कैसा, मुझे बेचना आता है। ठीक है, आई नेवर डू वर्क विद रॉन्ग डेवलपर्स जिनकी इंटेंशंस खराब है, या मुझे पता है इंटरनली कि दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर इट, या कुछ इश्यूज आने वाले हैं, तो मैं उनके साथ काम करना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि मेरे को खुद की एक फेस वैल्यू बनानी रहती है, और वो मैंने बहुत अच्छी बनाई है। तो कुछ ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो कहते हैं जी देखो आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो यू आर फ्री टू स्लैप। तो जैसे पूर्वांचल है, पूर्वांचल में आई हैव दिस अथॉरिटी, वहाँ पे CMD बोलते थे कि मेरा एक ब्रांड है, मेरा एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है, और इससे मुझे किसी को इस तरीके से गलत इंसान को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो कोई मिसबिहेव करे, लूज टॉक करे, तो आस्क देम टू गेट आउट। ठीक है, तो आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव वर्कड विद दोज बिल्डर्स
और ब्रोकर फर्म्स के अंदर ऐसा होता है, यू आर अ गर्ल, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू बट यू गेट द बुकिंग्स. बट ऐसे बिल्डर्स में ऐसा करते नहीं. इट इज अबाउट देयर ब्रांड, देयर नेम. बाकी देखो, देयर आर फीमेल्स हु टेक डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ फीमेल, and there are a few who carry this zeal. I have met few girls, and there was a girl शिवानी, वो CRM में थी, और जब भी मुझे CRM का नाम कहीं पर भी सामने आता है, अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो I always, my mind clicks her name. She was very enthusiastic and proactive women. Another was Shweta, single mother, वो sales में बहुत अच्छी है. So there are few ladies who are known for their brain, for their zeal of working. And there are few who are I won't name her, but वो सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाती थी, उसके बाद में बहुत जल्दी उसको आउट कर दिया. सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज आफ्टर सम टाइम आज के डेट में हर इंसान को अपना ब्रांड नेम चाहिए. वो नहीं चाहते कि किसी के साथ भी लिंकअप हो उनका नाम. और क्योंकि आज लिंकअप हो जाएगा तो लाइक women like me और other women और men who are actually talented, और आपको अगर लॉयल लोग चाहिए और मेहनती लोग चाहिए, तो वो चाहते हैं कि बिल्डर भी उन्हें साफ सुथरा मिले. नहीं तो फिर ऐसे जो टेंटेड होते हैं ना लोग, उनके साथ में ऐसे लोग आते हैं जो इधर उधर से काटते पीटते हैं, अपना कमाते हैं, बिल्डर जाए भाड़ में और निकल. तो ये सब चीजें हैं. एंड देयर आर मच मोर टू टॉक, बट Loads of interesting stories are ending. but to the new generation, do not judge any book by its cover. Get into the story, learn about it. एक आप उसके कैरेक्टर को देख करके उसकी लाइफ जज नहीं कर सकते. मुझे देख करके आप जज नहीं कर सकते कि भाई मैं इतनी धार्मिक हूँ. ठीक है, आप किसी धार्मिक इंसान को देख करके नहीं जज कर सकते. किसी पंडित को देख कर जज नहीं कर सकते. दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ठीक है ना. तो वी शुड नॉट जज until unless we know the person personally. ठीक है. एंड नेवर एवर, देखो मैंने तो सबसे बड़ा मंत्र दे दिया जी, अगर कभी भी किसी का बुरा चाह रहे तो बड़ाई करो, क्योंकि अगर आपने बुराई उसकी कर दी तो उसका श्राप आपके ऊपर आ सकता है. बिचिंग करने से बचो, निंदा करने से बचो. और देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. आपको अपनी कोई ना कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. इसमें आपको पता है, इसमें A to Z मुझे आता है. रियल एस्टेट के अंदर मुझे पता है कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसकी LOI से लेकर के उससे पोजीशन तक एवरीथिंग आई कैन मैनेज, आई हैव मैनेज्ड. ठीक है. तो सेल्स इज जस्ट अ पार्ट. उसके अलावा लीगल कंप्लायंसेस एंड अदर लाइसेंसिंग थिंग्स एंड अदर काइंड ऑफ CRM एडमिन marketing tasks that also I have handled, and I can definitely handle on a bigger project. That's what I'm looking for. I'm soon planning to start something of my own with the same mindset. And apart from that, I like to do workout, to look beautiful, to stay fit, and not to impress any men. We can discuss this thing in our next podcast about men and relationships and much more. So for anything related to real estate, you can follow my Insta page, Own an Asset, OWNANASSET, Own an Asset. And वहाँ पे you can contact me. That is handled by me only and open to public. That's all. Anything else, Bhavna? Thank you so much, Poonam. Yeah. And ये interesting stories अभी खत्म हमारी हो गई है. Interesting story. We have talked about the relationship and man, Relationship and man. and the ghost in our right. And next chapter we will talk about the spirits, clairvoyant and Arushi Talwar. And हमने उनकी स्पिरिट को कैसे एनकाउंटर किया था. That's what. Yes. तो गाइस, ये हूँ मैं आपकी आज की मेहमान, आपकी आज और की आपकी होस्ट की दोस्त पूनम चौधरी विद भावना. ये आपने स्टूडियो अड्डा पर हमारा देखा है पॉडकास्ट. एंड वी हैव मच मोर टू टॉक. हम फिर मिलेंगे. और आपके अगर आप कुछ और टॉपिक्स के बारे में चाहते हो कि आई शुड डिस्कस, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. एंड विल एक्सप्लेन, विल एलोबरेट ऑन दोज टॉपिक्स. और उसके बारे में हम ज्यादा जाकर के एक्सप्लेन करेंगे, अपनी लाइफ आपको बताएंगे. बिकॉज हम लोगों ने लाइफ बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा लाइफ देखी. भावना हरसेल्फ हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. और नेक्स्ट टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं होस्ट बनूं और ये मेरी गेस्ट बने और मैं इसका इंटरव्यू लूं. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. टेक केयर एंड जय श्री राम. Thank you so much.